Hi everybody, I am Mohammad Shafiq Shamsi. I am a student of Dr. D.Y. Patil College, third year BMS, final year, Nehru. As you all know, I have made a project on political science. After studying this political science subject in the second year, means that we all medical faculties have this subject in the second year, and this subject is very tough, very interesting, and actually very hard also. After studying this subject properly and cleanly, what I think, I get an obligation. I got a crawl in me that I should try to make this subject easier and present in front of this department in that sort, in that language कि वो बहुत आसान होना चाहिए, वो लैंग्वेज समझ में आना चाहिए. जितनी मेडिकल बुक्स लिखी गई हैं वो सब अच्छी हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी टफ लैंग्वेज में है और आदमी को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और जो है ऑफिशियली अगर आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें और मोटी चीज़ें पता चल जाएँ तो आप लोग अपनी PMG जो पंचनामा जो आप लोग प्रिपेयर करते हो, पंचनामा इतने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि उसमें ये लिखा हुआ होगा कि भाई हम लोग को मुझे जो बॉडी मिली है वो राइगर नोटिस में थी, वो उसमें PMG मिली थी इतना परसेंट था और वो बर्न इतना परसेंट था, उसको कुछ जैसे कि एब्रेशन, उसको यहाँ जगह पर एब्रेशन मिला, मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन मिला. और प्लीज़ PM डिपार्टमेंट इसको कंफर्म करे कि मेरा जो सोचना है कि एब्रेशन है तो एब्रेशन है कि नहीं. मेरा सोचना है कि एक पुलिस डिपार्टमेंट एक पुलिस ऑफिसर ऐसा लिख सकते हैं पंचनामा कि मेरा जो है सोचना है कि इसको 4 घंटे मरे हुए हो गए, तो प्लीज़ इसको कंफर्म कीजिए. कितना मज़ा आएगा. मेडिकल ऑफिसर्स को भी पता चलेगा कि पुलिस है इतने वेल एजुकेटेड हो गया, इतना वेल अंडरस्टैंडिंग और इतना लेवल उनका हाई हो गया और वो इतनी अच्छी PM रिपोर्ट लिखते हैं कि बाकी इसका जवाब नहीं. तो वो लोगों पर भी प्रेशर पड़ेगा ताकि वो अपनी रिपोर्ट, अपनी क्वालिटी इसको और अच्छा करेंगे और बढ़ाएं, जिससे कि आज मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस की जो और पूरे इंडिया की पुलिस की जो तुलना जो है स्कॉटलैंड की पुलिस से की जाएगी. और वैसे भी आज पिछले 12-18 सालों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, बहुत अच्छे चेंजेस लाए. 92 के बाद आप देखिए, आप एक भी राइट्स नहीं हुआ और कितने लोगों ने, कितने आतंकवादियों ने, कितनी भारी शक्तियों ने चाहा कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी हमले करवाया ताकि यहाँ पर जो है राइट्स फैल जाए वगैरह. लेकिन पुलिस की स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से, उनका डिटर्मिनेशन की वजह से, उनके इम्प्रूवमेंट की वजह से यहाँ पर जो कि 92 के बाद राइट्स के बाद एक भी राइट नहीं हुआ और कोशिश की गई बहुत. इसका श्रेय पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाता है, इसका श्रेय पब्लिक को भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो उसका श्रेय जाएगा वो है पुलिस डिपार्टमेंट को. उसने बहुत अच्छे ठोस कदम उठाए और चेंजेस लाए. दे ब्रॉट गुड ऑफिसर्स इन द लेवल. उन्होंने अच्छे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, अच्छे ऑफिसर्स आए, उन्होंने अपना काम किया वगैरह वगैरह ये सब. अभी तो ये सब चीज़ देखते हुए कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट इतना अच्छे से इम्प्रूव कर रही है, तो मैंने सोचा कि चलो ये जो सब्जेक्ट है इसको पुलिस डिपार्टमेंट के सामने पेश करते हैं और उसको अच्छी तरीके से लाते हैं ताकि हमारी पुलिस और इम्प्रूव करेगी. और हमारी पुलिस इम्प्रूव करेगी तो इट विल बी सर्विस टू द कंट्री. और ये हमारी कंट्री की सर्विस होगी मेरी तरफ से कि भाई चलो मैंने कुछ तो अपनी कंट्री के काम आया, कुछ तो अपनी कंट्री के कर सका. और डिपार्टमेंट इम्प्रूव करेगी तो प्रोग्रेस जो है कंट्री का होगा, सिटी का होगा, स्टेट का होगा वगैरह वगैरह. तो अभी मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ और आई स्टार्ट फोकस ऑन माय दिस प्रोजेक्ट. तो वेलकम एवरीबॉडी टू माय प्रोजेक्ट. एंड मैं जो इस प्रोजेक्ट को है हिंदी में ज़्यादातर पेश करने की पूरी कोशिश करूँगा और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक आसान भाषा में, एक लोकल भाषा में आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पेश करूँ ताकि जब आप वीडियो देखने के बाद आप मेरी बुक भी पढ़े तो आपको बहुत अच्छी समझ में आने लग जाए, सब्जेक्ट को समझ में आए. और उसके बाद आप मोदी जो स्टूडेंट की बुक पढ़ते तो वो उसको आपको और समझ में आने लगे और इससे क्या होगा कि आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी ड्यूटी, आपकी क्वालिटी ऑफ ड्यूटी में बहुत फ़र्क आ जाएगा और आपको प्रमोशन मिलेगा, देश का भी कल्याण होगा, सिटी का भी कल्याण होगा. सो मैंने जो है अपने इस सब्जेक्ट, इस बुक को 6 चैप्टर्स में जो है मैंने इसको डिज़ाइन किया है. तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो थैनेटोलॉजी है. थैनेटोलॉजी क्या है? थैनेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दैट. इससे हम लोग एक मृत शव की, इस सब्जेक्ट से हम लोग मृत शव की को सीखते हैं, उसके डिफरेंट स्टेजेस को सीखते हैं. आगे आपको बताएं. फिर इंजरी. अब इंजरी तो आप देखिए मार धार तो होती रहती है, किसी ने किसको मार दिया, किसी ने किसको क्या हो गया, एक्सीडेंट से मार लगी वगैरह. तो उसकी भी एक स्टडी बहुत ज़रूरी है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि इंजरी को देखकर हमें हथियार का पता चलता है और किसने मारा उसका पता चलता है और जो मारने वाला राइट हैंडर है, लेफ्ट हैंडर है और सुसाइडल केस है, होमिसाइडल केस है, एक्सीडेंट केस है, ये हमको पता चलता है. तो
इंजरी की भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। फिर वायलेंट एक्सीडेंटल, वायलेंट एक्सीडेंटल के किसी तरीके से सांस का रुक जाना, उसको वायलेंट एक्सीडेंटल बोलते हैं, या फांसी लग जाना वगैरह वगैरह। तो हम लोग देखेंगे कि अभी इसमें भी क्या है, अभी वायलेंट एक्सीडेंट क्यों पढ़ना है, वायलेंट एक्सीडेंट इसलिए पढ़ना है कि भाई कभी ऐसा होता है, आपने देखा है कि कभी किसी आदमी को मार दिया, बाद में उसको फांसी पे लटका दिया, तो इस या किसी को पहले मारा, बाद में स्ट्रैंगुलेशन दी गई वगैरह वगैरह, सुसाइडल होमिसाइडल केस को सुसाइडल केस बनाकर अपने विक्टिम जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, एक्यूज जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो इस स्टडी से हम लोग को ये पता चलता है कि भाई इस आदमी को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पहले मारा गया है, बाद में उसको पानी में फेंका गया, बाद में उसको लटका दिया गया वगैरह वगैरह। तो आप लोग जानते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। तो 3 सब्जेक्ट जो ऊपर के हैं, थैलेडोलॉजी, इंजरी और वायलेंट एक्सीडेंट है, इसको मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बहुत अच्छे ईजी लैंग्वेज में आपको मैं पेश किया है, मैंने ऑफर किया है, मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, और आप इस मेरे सॉफ्ट कॉपी को भी पढ़ें, और मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाया, उसको आप देखें, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरी नॉलेज आ जाएगी। और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा टफ ज़रूर है, आपको इसमें थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको इसमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, और आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो बाद के जो 3 चैप्टर है, पहले के 3 चैप्टर जो है थैलेडोलॉजी, इंजरी और वायलेंस है, इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दिया, ज़्यादा प्रेशर दिया। तो और बाकी के 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, वर्जिनिटी, इन्फेंटिसाइड और सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस पर मैंने इतना स्ट्रेस नहीं दिया, क्योंकि ये पुलिस इन तीनों चीज़ों को पुलिस बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रही थी, और इसके मैंने कुछ क्लासिफिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही दिए हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द फर्स्ट chapter, thanatology. The definition of thanatology is it is a scientific subject related to the study of death with reference to stages of death, mode of death, manner of death, causes of death, signs of death and time since death. अभी ये जो चैप्टर है थैलेडोलॉजी, तो थैलेडोलॉजी क्या है? थैलेडोलॉजी एक मृत्यु शव की स्टडी है। अब इस स्टडी से क्या होता है? तो इस स्टडी से हमको ये पता चलता है कि उस मनुष्य को कब मारा गया है, मर के कितना टाइम हो गया है, किस कंडीशन में मारा गया है, किस जगह पर मारा गया, किस तरीके से मारा गया, और कुछ हद तक किसने मारा है ये भी पता चलता है। इस कंडीशन में कि वो लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंडर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर आदमी है वगैरह वगैरह, उससे पता चलता है। या ये पता चलता है इससे कि सुसाइडल केस है, होमिसाइडल केस है, एक्सीडेंटल केस है, बहुत सारी स्टडीज हम लोग को पता चलती है इससे। अभी सबसे पहले आप लोग को मैं डेथ की डेफिनेशन, क्योंकि जब हम लोग मृत्यु की बात करें तो पहले हमको ये पता होना चाहिए मृत्यु है क्या, मृत्यु किसको घोषित किया जाता है। तो मृत्यु इज डिफाइंड एज डेथ इज डिफाइंड एज कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ट्राइपॉड्स ऑफ टाइम, हार्ट, ब्रेन एंड the three types of life is heart, brain and lungs. तो जब ये 3 टाइप्स यानी हार्ट, ब्रेन और लंग काम करना बंद कर देते हैं इस कंडीशन में कि वो फिर से कभी काम करना शुरू नहीं करेंगे, परमानेंट उनका काम जो है बंद हो जाता है, फंक्शन जो है उस बॉडी को जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि अभी अगर समझो 15 से 20 मिनट के अंदर हार्ट की बीट जो 15 से 20 मिनट हो जाती है, हार्ट की बीट बिल्कुल बंद हो चुकी होती है और सांस बिल्कुल बंद हो चुका होता है, और वो आदमी जो शव है, जो बहुत डेड बॉडी है, या जो आदमी है वो कोई भी मूवमेंट बता नहीं रहा है, उसका कोई हाथ नहीं चल रहा है, कोई पैर नहीं चल रहा है, ना ही वो सांस वगैरह वगैरह, तो फिर उसको जो है मृत्यु कोशिश कर दिया जाता है। उसका बीपी नहीं दिखता है, अगर हम लोग उसका ECG करेंगे तो फ्लैट ECG आता है, EGG ये सारे भी करेंगे तो सब फ्लैट आता है, तो उसको हम लोग मृत्यु घोषित कर देते हैं। अब एक चीज़ और सुन लीजिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। तो आप लोगों ने जो है 3 इडियट्स पिक्चर ज़रूर देखी होगी आमिर खान की, उसमें से एक सीन आपको मैं बताता हूँ। आमिर खान हीरोइन की जो बहन होती है उसको जो प्रेगनेंसी का पेन शुरू हो जाता है, और आमिर खान जो है एक जो IT का स्टूडेंट होता है वो बच्चे को कैसे भी करके डिलीवर करता है। अब जो है उसको डिलीवर करने के बाद बच्चा होता नहीं है, और सब लोग सोचते हैं कि वो मरा हुआ है, और वो मतलब दैट चाइल्ड वाज नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ डेथ, एनी साइन ऑफ लाइफ। जो वो बच्चा जिंदा है ऐसी उसने कोई साइन ही नहीं बताई पैदा होने के बाद, जैसे कि रोया नहीं, उसने हाथ पैर नहीं हिलाया, और उसने कुछ अंगड़ाई वगैरह नहीं ली, कुछ भी नहीं पता, बस ऐसे ही मोशनलेस था।
तो उन लोगों ने क्या समझा कि नहीं मना, और लोग फिर रोना धोना शुरू कर देते। थोड़ी देर बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे सीन के अंदर कि वो जो है बच्चा रोना शुरू कर देता है और जो है नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो पिक्चर में बताया गया ये रियल में ऐसा होता है, इसको सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। और सस्पेंडेड एनिमेशन का मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ, जिसको आप बहुत गौर से सुनिए, फिर मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगा। इन दिस कंडीशन द पर्सन इज नॉट डेड, मरा हुआ नहीं है, बट सीम्स टू बी डेड ड्यू टू वेरी लो फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स का फंक्शन इतना लो, इतना धीमे और इतना कम चलता है कि वो हमको पता नहीं चलता कि वो काम कर रहे हैं। In it, the functioning of heart and lungs are at very low level that it cannot be diagnosed by routine clinical examination. And after some time, the functions get normal by its own or by medication. मेडिकल की वजह से अभी देखिए मैं आपको फिर से समझना चाहता हूँ सस्पेंडेड एनिमेशन क्या है। सस्पेंडेड एनिमेशन के अंदर सबसे पहले जो है हार्ट, आप समझ लीजिए हार्ट और लंग काम करते हैं, और वो आदमी मरा हुआ नहीं होता है, जिंदा होता है, लेकिन वो काम इतना लो लेवल पे करते हैं, इतना लो लेवल पे करते हैं कि पता ही नहीं चलता हम लोगों को कि जो वो काम कर रहा है हम लोग उसको मरा हुआ नहीं समझते। और जो है थोड़ी देर बाद फिर 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद वो जो उठ के बैठ जाता है नॉर्मल, एकदम उसका बिहेवियर एकदम नॉर्मल रहता है। ये जो चीज़ें हैं खास करके न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर पाई जाती हैं, और ज़्यादातर के योगी जो रहते हैं, योगी जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं योगा की, और बाबा लोग जो झाड़ फूक करते हैं, वो लोग इस किस्म की शक्ति रहती है कि लोग अपने फंक्शन को लो कर देते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी को बहुत कोई न्यूज़ ऐसी मिल जाती है, आपने देखा होगा कि अगर औरत का अगर शौहर मर जाता है तो औरत रोते 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 थक जाती है और बाद में एकदम से लेट जाती है, और एकदम से लेट जाती है और ना ही कुछ बोलती है, ना ही उसके हाथ पैर काम करते रहते, ना ही उसकी ऐसा लगता है सांस चल रही, ना ही उसका हार्ट बीट होता है। हम लोग परेशान, हम लोग उस पर पानी मारते हैं, हम लोग उसको झंझोड़ते हैं ताकि वो कुछ बोले, कुछ हिले या हाथ पैर, लेकिन कुछ नहीं करती है वो। फिर 5-7 मिनट के बाद उठ के बैठ जाती है और नॉर्मल हो जाती है, यानी फिर नॉर्मली इसे रोना शुरू कर देती है। तो ये जो कंडीशन है दैट इज सस्पेंडेड एनिमेशन। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रा सीरियसली लीजिए। तो सस्पेंडेड एनिमेशन जहाँ आप अभी आपके जेल में आरोपी रहते हैं या उसको 3rd डिग्री वगैरह भी देते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसको कभी कभी सस्पेंडेड एनिमेशन में वो चला जाता है मार की वजह से, शौक की वजह, कभी नाटक भी कर सकता है। तो मैंने आगे कुछ टेस्ट ऐसे बताया है जिससे आप लोग जो है मृत्यु और सस्पेंडेड एनिमेशन और कोमा वगैरह के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंशाल्लाह। एट टाइम लेवल बेस्ट टू बी मोर इजी। अब जो है स्टेजेस ऑफ डेथ की बात करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ डेथ क्या है? तो स्टेजेस ऑफ डेथ जो है वो 2 किस्म की है, सिस्टमिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ। अब सवाल ये होता है सिस्टमिक डेथ क्या है? तो जैसे कि पहले मैंने बताया था कि एक मनुष्य उसका जो है हार्ट, लंग और ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो वो मृत्यु में चला जाता है। जैसे ही वो लोग काम करना बंद कर देते हैं तो जो मृत्यु में चला जाता है उस मृत्यु के स्टेज को सिस्टमिक डेथ कहते हैं। अभी आप एक बात समझ लीजिए, सिस्टमिक डेथ होगी, सिस्टम काम करना बंद कर देता है। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर डेथ शुरू होती है। और मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई, उस सेल के अंदर कुछ एनर्जी बाकी रहती है, ठीक है। अब उस सेल के अंदर कुछ एनर्जी बाकी रह जाती है, उस एनर्जी बाकी रहने की वजह से जो है वो फ़ौरन नहीं मरते और जो है वो धीरे धीरे मरना शुरू हो गया। अब सिस्टम तो खत्म हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो गया, ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जा रही है, तो सिस्टम खत्म, सिस्टम फेल हो गया। लेकिन सिस्टम फेल होने के बाद भी कुछ एनर्जी बाकी है, तो उस एनर्जी बाकी की वजह से सेल्स थोड़ी देर तक कुछ रेसिस्ट कर सकते हैं अपने आप को। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक आदमी जो स्कूटर चलाता है, स्कूटर चलाते चलाते उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हम लोग ने देखा कि वो पेट्रोल गाड़ी को थोड़ा सा आड़ा करता है और फिर से गाड़ी जो है पेट्रोल पंप तक इतना पेट्रोल उसमें रहता है रिजर्व के अंदर कि वो पेट्रोल पंप तक अपने घर तक पहुँचे। आप लोगों ने देखा तो इसी तरीके से इतना रिजर्व एनर्जी उसमें हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के सेल्स में रहती है कि थोड़ी देर जिंदा रह सके। लेकिन वो स्कूटर वहाँ तक पहुँच जाती है क्योंकि उसका हुआ। लेकिन यहाँ हमारे डेथ में क्या है कि सिस्टम फेल हो चुका है, उसका इंजन खराब हो चुका है, इंजन अब काम नहीं करता, तो वो वापस जिंदा तो नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ, उसके सेल्स के अंदर कुछ एनर्जी बाकी रहती है। इसके लिए सिस्टमिक डेथ पहले होती है, मॉलिक्यूलर डेथ बाद में होती है। अब आपको एक सिस्टमिक डेथ के बारे में एक अजीब और गरीब बात बता दो जो शायद आपने कभी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। सिस्टमिक डेथ के अंदर अभी आदमी तो मर चुका है, ठीक है, कभी उसको यहाँ पर आप दबाते हो, यहाँ पर दबाते हो, यहाँ पर दबाते हो, कहीं और दबाते हो, तो थोड़ा सा जो हाथ इतना ऐसा मूवमेंट कर सकता है, ऐसा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, तो हल्का सा मूवमेंट कर सकते हैं, पैर हल्के से मूवमेंट कर सकते हैं। या फिर आँख के अंदर अगर हम लोग इरिटेंट कुछ फ्लूइड दवा वगैरह को डालते तो आँख जो है पीपल जो है उसकी डायलेट, आँख के अंदर की पीपल की बात करो, जो लेंस होती है वो लेंस के आगे जो होती है वो पीपल को थोड़ी सी डायलेट हो सकती है, उसको इरिटेंट महसूस हो सकता है, जबकि वो आदमी जिंदा नहीं है, वो नहीं। तो ये चीज़ें जो इसलिए होगी कि थोड़ा सा मॉलिक्यूल में भी, थोड़ा सेल्स के अंदर भी कुछ जान बाकी।
अब इसी की वजह से जो है मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमारी आँख की कॉर्निया जो वो 6 घंटे तक सिस्टमिक डेथ होने के 6 घंटे के बाद तक वो अलाइव रहती है और इस काबिल रहती है कि उसको अगर निकाल कर जो है ब्लड आई बैंक के अंदर अगर डाल भेज दिया जाए और आई बैंक वाले उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, बाद में फिर अगर उसको किसी और आदमी की कॉर्निया की जगह पर ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसकी रोशनी आ जाती है, यानी वो हमारी जो कॉर्निया है वो दूसरे को काम आ सकती है 6 घंटे के भीतर में। वैसे ही हार्ट भी है 45 मिनट्स तक जो है, अगर 45 मिनट से पहले अगर उस हार्ट को निकाल लिया जाए, हमारे हड्डियों के सिस्टम में हो चुकी है यानी हार्ट काम करना बंद कर चुका, लेकिन उस हार्ट के सेल्स में अभी कुछ जान बाकी है, अगर 45 मिनट के भीतर के अंदर उसका हार्ट निकाल लिया जाए और उसको प्रिजर्व कर लिया जाए बैंक के अंदर, हार्ट बैंक के अंदर, तो वो दूसरे मनुष्य के काम आता है, वैसे एक लीवर और वैसे एक किडनी। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सिस्टमिक डेथ होती है, उसके बाद मॉलिक्यूलर डेथ होती है। तो सिस्टमिक डेथ के अंदर आप लोग को बताना है थोड़ा सा मूवमेंट रह सकता है और मॉलिक्यूलर डेथ में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है। अभी मैं आप लोगों को मोड्स ऑफ डेथ बताना चाहता हूँ। तो मोड्स ऑफ डेथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब बात निकली है तो थोड़ा सा जान लेना बहुत अच्छा है। There are 3 modes of death. 3 modes of death है एस्फेक्सिया, सिंको और कोमा। बहुत ईजी है, आप लोग घबराइए मत। एस्फेक्सिया के अंदर अगर समझो सबसे पहले लंग्स ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। अब लंग्स ने काम करना बंद कर दिया तो लंग्स में जो ऑक्सीजन नहीं आएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं आएगा और लंग्स जो है हार्ट को ब्लड नहीं दे पाएगा ऑक्सीजन ब्लड, तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, और जब हार्ट काम करना बंद कर देगा तो ब्रेन भी काम करना बंद कर देगा। तो हार्ट की वजह से, लंग्स की वजह से हार्ट ने काम करना बंद कर दिया और हार्ट की वजह से फिर ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, तो एक चेन बन जाती है। इसमें सबसे पहले जो है लंग्स फेल हुआ। अब जब जिसके अंदर लंग्स फेल होता है उसको एस्फेक्सिया कहते हैं, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। और सिंको में क्या होता है, जिस तरीके से मैंने बताया, सिंको के अंदर सबसे पहले हार्ट जो है अपना फंक्शन करना बंद कर देता है और कोमा के अंदर सबसे पहले ब्रेन अपना फंक्शन बंद कर देता है। तो ये दीज आर द मोड्स ऑफ डेथ। अभी आपको मैं मैनर ऑफ डेथ बताता हूँ। मैनर ऑफ डेथ क्या है? मैनर ऑफ डेथ कुछ भी नहीं, मैनर मतलब किस तरीके से, तो नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ। अभी नेचुरल डेथ आप लोगों को पता है, जैसे कि बूढ़ा आदमी है, बहुत बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, कुछ बीमारी हो गई और टीबी हो गया, और एक HIV का पेशेंट है और उसको HIV बहुत बढ़ गई, कैंसर का पेशेंट है, कैंसर और उसके जो उसकी मृत्यु हो गई, दैट इज नेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ ही पुलिस को और मेडिकल को जोड़ता है, दैट इज मेडिको लीगल केसेस, और जो है वो अननेचुरल डेथ जो है सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल वगैरह होती है। अभी कॉजेज ऑफ डेथ में क्या होता है? कॉजेज ड्यू टू डिजीज और कॉजेज ड्यू टू इंजरी, या तो बीमारी की वजह से मरेगा या चोट लगने की वजह से मरेगा। अभी साइंस ऑफ डेथ देखो, साइंस ऑफ डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं इसका डेफिनेशन आपको पढ़ूंगा, इसमें थोड़ी सा आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत और थोड़ा सा समझने की जरूरत है। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो आप इंशाल्लाह सब कुछ समझ जाएंगे, और थोड़ा सा एफर्ट डालनी पड़ेगी। ऐसा मैं मानता हूँ कि एक बार आप सुनेंगे, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप 2-3 बार 4 बार वीडियो देखेंगे, आप मेरे प्रेजेंटेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद आप मोदी की किताब पढ़ेंगे, आपको इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जितनी नॉलेज हम लोगों को, उससे ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को आ जाएगी और आप लोग उसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि रात दिन आपका काम ही यही है। और आप लोग इतने देखभाल कर इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि एक दिन आएगा कि आप लोग हम लोग को ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हम आज आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आज एक दिन आएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट हमको ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, और पुलिस डिपार्टमेंट विल बी एग्जाम्पल फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी बहुत बड़े ऑफिसर जो है मेडिकल साइंस की, फॉरेंसिक साइंस की बुक लिख रहे हैं और हम लोग उसको मेडिकल स्टूडेंट्स उसको रिफर करेंगे, आप लोग हम लोग फोटोग्राफ से समझेंगे वगैरह। मेरा ऐसा मानना और मेरा एक सपना है। विद साइन ऑफ डेथ क्या हम लोग बात करते हैं, मैं आपको डेफिनेशन सुनाता हूँ उसकी, आप जरा ध्यान से सुनिए। आफ्टर दैट देयर आर वेरियस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द डेड बॉडी, बराबर, which are studied under sign of death. This is very important. Please keep locked in mind. Sign of death. From this study, time since death is estimated in a medical legal case, which helps in tracing evidence and catching the accused. पुलिस डिपार्टमेंट को इससे बहुत मदद मिलती है, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट को खुद सीख ले, समझ ले, PM जो होगा वो तो होगा ही, उस रूल बदली नहीं करना है, लेकिन आप लोगों की अपनी एक राय, अपनी एस्टैब्लिशमेंट, अपनी एक नॉलेज आके खड़ी हो जाएगी, और उस नॉलेज को आप ना, क्योंकि सबसे पहले आरोपी जो है वो आरोपी को आप लोग इतनी मेहनत से पकड़ते हो, आप लोग आरोपी को पकड़ने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हो, और कभी कभी PM रिपोर्ट की वजह से PM रिपोर्ट में कुछ लापरवाही की वजह से डिपी के लिए जान बचे पैसा खिला के PM रिपोर्ट को कभी कभी बंद नहीं कराते, तो इसमें आप लोगों की मेहनत पर पानी फिर जाता है, क्योंकि आप लोग कभी कभी उसको पकड़ने के लिए अपनी जान पे भी खेल देते हो, रात दिन एक कर देते हो वगैरह वगैरह। तो इसमें अगर आपको कुछ नॉलेज रहेगी, नॉलेज प्योर रहेगी, तो मेडिकल जो अथॉरिटीज़ है वो भी
आँख खोलकर और अच्छी तरीके से काम करेंगे और आँख और चौकन्ना रह के काम करेंगे कि नहीं पुलिस डिपार्टमेंट भी समझता है कुछ कि व्हाट इज साइंस ऑफ दैट, उनको भी पता है। पंचनामा की रिपोर्ट में देखो उसने सब चीज़ लिखी हुई है, तो मुझे सब चीज़ को क्लासीफाई देना है। अपने पंचनामा रिपोर्ट में लिखा है कि रायगढ़ नोटिस हो चुका है, मुझे पता रायगढ़ नोटिस तो कौन सी स्टेज का था और फुल था या हाफ था वगैरह, तो बहुत मजा आएगा इसमें। तो अभी साइन ऑफ डेथ की बात कर रहे थे हम लोग। तो साइन ऑफ डेथ आर स्टडीड इन थ्री मेन कैटेगरी। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इतना थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साइन ऑफ डेथ जो है 3 स्टेजेस होते हैं उसमें। सबसे पहले इमीडिएट, अभी एक आदमी मर गया, ठीक है, एक आदमी मर गया, तो सबसे पहले जब आदमी मरेगा तो मैंने पहले बताया था उसकी सिस्टमिक डेथ होगी, राइट, और बाद में उसकी मॉलिक्यूलर डेथ। तो सिस्टमिक डेथ जो है वही उसको साइन ऑफ डेथ के टॉपिक के अंदर इमीडिएट डेथ बोलते हैं। अभी उसका सिस्टम फेल हुआ है और वो मर गया तो इमीडिएट साइन यानी कि हार्ट, लंग और ब्रेन काम करना बंद कर, तो दैट इज इमीडिएट साइन। लेकिन अभी मॉलिक्यूलर डेथ उसकी नहीं हुई, धीरे धीरे वो मॉलिक्यूलर डेथ होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, उसी के अंदर साइन ऑफ डेथ के अंदर सबसे बड़ी टॉपिक है इमीडिएट साइन और दूसरी टॉपिक है अर्ली साइन, राइट। अब अर्ली साइन जो है, अर्ली साइन जो है आपको मैं अर्ली साइन, अच्छा सबसे पहले इमीडिएट साइन के अंदर कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इमीडिएट साइन के अंदर जो है लिम्स जो एकदम एसिड हो जाएंगे और जैसे फूल मुरझा जाता है वैसे मुरझा जाएगी, बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। अगर उसका ईसीजी कराएंगे, उसका ईईजी कराएंगे तो फ्लैट ईईजी रहेगा। अब अर्ली साइन, इमीडिएट साइन हो गया, अब अर्ली साइन। अर्ली साइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अर्ली साइन जो है मरने के 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद शुरू होता है। तो एक आदमी मरा हुआ है, उसको मर के 2 घंटे हो चुके हैं, उस 2 घंटे के बाद जो है पहले घंटे में तो इमीडिएट साइन हो गई, अब 2 घंटे के बाद जो है वो अर्ली साइन शुरू हो गई। तब अर्ली साइन जो है वो उसके जो 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी रिलैक्सेशन, सबसे पहले याद रखिए प्राइमरी रिलैक्सेशन। तो प्राइमरी रिलैक्सेशन मतलब क्या है कि बॉडी फ्लैसिड हो जाती है और मुरझा जाती है। अभी सिस्टमिक डेथ में थोड़ी मुरझा गई थी, यहाँ पर और मुरझा गई और फ्लैसिड हो जाएगी, मुरझा जैसे पूरे मुरझा जाते हैं मुरझाना शुरू हो जाएगी या मुरझा जाएगी, ठीक है। अब जो है प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद यानी 1 से 2 घंटे के अंदर प्राइमरी रिलैक्सेशन रहता है। प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद जो है बॉडी नरम हो गई थी प्राइमरी रिलैक्सेशन के अंदर, अब जो है बॉडी हार्ड होना शुरू हो जाती है, कड़क होना शुरू। आप लोगों ने देखा होगा डेड बॉडी कड़क हो जाती है और डेड बॉडी जो है ठंडा होना शुरू हो जाती है और डेड बॉडी के अंदर जो है ब्लू ब्लू कलर के निशान आना। तो ये 3 चीज़ें साथ में चलती हैं, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में राइगर मोटिस कहते हैं, लाइवर मोटिस कहते हैं और अल्गर मोटिस कहते हैं। राइगर मोटिस का मीनिंग है स्टिफनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मसल, इतना याद रखिए। आम भाषा के अंदर राइगर मोटिस के अंदर बॉडी कड़क और हार्ड हो जाती है और लाइवर मोटिस के अंदर जो है ब्लू ब्लू चिपटे पड़ जाते हैं, आगे बताऊँ ब्लू ब्लू चिपटे पड़ जाते हैं बॉडी के अंदर। और अल्गर मोटिस जो है बॉडी ठंडी होना शुरू हो जाती है। अब जब बात यहाँ तक निकली तो आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक स्टेज और है लेकिन वो स्टेज हर शव में हर मरे हुए इंसान में नहीं पाया जाता, दैट इज इंस्टेंट राइगर्स। अभी इंस्टेंट का मतलब होता है फौरन और राइगर्स होता है हार्ड। तो कुछ बॉडी जो है प्राइमरी रिलैक्सेशन में नहीं जाती बल्कि दायरे की कड़क हो जाती है। तो वो स्टेज कब आता है जब कोई मरा हुआ इंसान जो है अपने मरने से कुछ वक्त पहले उसने बहुत भागा है अपनी जान बचाने के लिए या पानी में डूबते हुए अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश किया, बहुत स्ट्रगल किया है या उसके बाद बहुत इमोशनल स्ट्रेस था या और भी कोई चीज़ें ऐसी जो होती है उसको बेताब कर दिया कोई चीज़ें और वो बहुत मेहनत करके बहुत फिजिकली बहुत अपने हाइपर सेंसिटिव रह चुका है और इमोशनली भी हाइपर सेंसिटिव रह चुका है। तो उस वजह से जो है बॉडी के अंदर प्राइमरी रिलैक्सेशन जो है डायरेक्ट बॉडी जो है राइगर बॉडी हार्ड होना शुरू हो जाएगी, इंस्टेंट राइगर में चली जाएगी, ठीक है। अभी जो है राइगर मोटिस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली राइगर मोटिस जो है किस तरीके से आता है। तो देखिए राइगर मोटिस इज स्टिफनिंग, शॉर्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ डेड बॉडी इज कॉल्ड राइगर मोटिस, ठीक है। अब ये राइगर मोटिस मरने के 2 घंटे के बाद शुरू हो जाता है, ठीक है। देखिए मरने के 2 घंटे की बात से लेकिन 12 घंटे तक जो मरने के 2 घंटे के बाद धीरे धीरे बॉडी कड़क होते जब मरने के बाद 12 घंटे उस डेड बॉडी को 12 घंटे हो चुके थे तो राइगर मोटिस पूरी बॉडी एकदम कड़क हो जाती है। जो समझ लीजिए ये देखिए अभी आदमी को मरे हुए 2 घंटे हुए, राइगर मोटिस शुरू हो गया और 12 घंटे में
मरे हुए 2 घंटे हो गए, राइगर मोटिस धीरे 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 शुरू होगा और यहाँ पर जब 12 घंटे हो गए तो राइगर मोटिस पूरा आ गया, यानी फुल राइगर मोटिस हो गई। इसको हम लोग फुल कहेंगे, फुल राइगर मोटिस होता है। 12 घंटे के बाद जो है बॉडी पूरी कड़क हो जाती है और अगले 12 घंटे तक बॉडी ऐसे ही रहती है। अगले 12 घंटे तक बॉडी जो है ऐसे ही रहती है, यानी अब मरे हुए उसको 24 घंटे हो गए। तो जब 24 घंटे हो जाएंगे तो बॉडी 12 घंटे के अंदर एकदम कड़क हो जाएगी और अगले 24 घंटे 12 घंटे तक यानी 24 घंटे तक बॉडी कड़क हो जाएगी। और उसके 12 घंटे के बाद उसके 12 घंटे के बाद बॉडी फिर से नरम होना शुरू हो जाती है धीरे 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 और 36वें घंटे में बॉडी एकदम से नरम हो जाती है। ठीक है, मैं फिर आपको बताता हूँ। राइगर मोटिस 2 घंटे के बाद शुरू होता है और 12 घंटे में कंप्लीट राइगर मोटिस हो जाता है और अगले 12 घंटे के बाद से लेकर 24 घंटे तक राइगर मोटिस की हालत में, फुल राइगर मोटिस की हालत में ही बॉडी रहती है। और बाद में उस 24 घंटे के बाद जो है 36 घंटे यानी और 12 घंटे के बाद जो है राइगर मोटिस खत्म होना शुरू होता है। इसको रूल्स ऑफ डजन्स कहते हैं, 12 12 12। अभी आपको बताता हूँ राइगर मोटिस शुरू कहाँ से होता है। राइगर मोटिस सबसे पहले जो है आईज से और फेस से शुरू होता है, गले में आता है, फिर चेस्ट में आता है, फिर हाथों में, फिर पेट पे, फिर लोअर लिम्स यानी पैरों पे आता है। तो ऊपर से शुरू होता है और राइगर मोटिस जाता भी ऊपर से ही। तो आपने देखा होगा 3-4 घंटे अगर किसी आदमी को मरे हो गए और उसकी आँख खुलेगी, हम लोग उसकी आँख बंद करना चाहते हैं तो बंद नहीं होती, देखा होगा आप लोगों ने। और अगर उसका हाथ जो ऐसा है, हम लोग उसका हाथ नीचे करते हैं तो उसका हाथ नीचे भी नहीं, ऐसे कैसे ही रहता है। तो ये राइगर मोटिस ये चीज़ है। आप मेरे प्रेजेंटेशन का 18वां पेज देखेंगे तो उसमें मैंने अच्छी तरीके से दिया है, तो इसको रेफर कर लीजिए। अब अल्गर मोटिस, अभी देखिए राइगर मोटिस धीरे धीरे डेड बॉडी में आ रहा है, उसी के साथ साथ धीरे धीरे अल्गर मोटिस भी शुरू रहता है। अल्गर मोटिस मीन्स व्हाट, यू नो, इट मीन्स कूलिंग ऑफ डेड बॉडी। तो इट बिगिंस in the first hour of death and completes in the 15th hour of death। यानी जब आदमी मरता है, मरने के बाद उसको 1 घंटा खत्म हो जाता है, मरे हुए 1 घंटा हो जाता है तो धीरे धीरे बॉडी ठंडी होना शुरू हो जाती है। अब वो धीरे धीरे बॉडी ठंडी होते होते जब उसको 15 घंटे हो जाते हैं तो बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी होती है, लेकिन 15 घंटे वो बॉडी लेती है ठंडा होने के लिए धीरे धीरे। अभी देखिए जो जो सबसे पहले के 2 घंटे हैं, 15 घंटे के अंदर सबसे पहले के 2 घंटे हैं, उसमें बॉडी बहुत धीरे 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 जो है ठंडी होती है। और 2 घंटे के बाद से लेकर 12 घंटे तक बॉडी बहुत स्पीड से जो है अपनी हीट को खो देती है और ठंडी हो जाती है। और बाद में 12 घंटे के बाद से लेकर वापस 15 घंटे तक धीरे 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 अपनी स्पीड को खो दी है। देखिए इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले 2 घंटे के अंदर बॉडी बहुत धीरे से जो है अपनी हीट को खो रही है और बाद में 2 घंटे से लेकर यहाँ पर 12 घंटे तक हीट बहुत तेज़ी से बॉडी को ठंडा कर रही है, यानी बहुत ठंडी से बॉडी जो है अपनी हीट को बहुत तेज़ी से खो रही है, यानी बॉडी बहुत तेज़ी से ठंडी हो रही है। और 12 घंटे के बाद वापस 15 घंटे में जो है बॉडी हीट जो है वो हीटिंग रेट जो है वो स्लो हो जाता है। देखिए हीटिंग रेट यहाँ पर स्लो था, यहाँ से हीटिंग रेट तेज़ हुआ, यहाँ से वापस स्लो हुआ। तो पहले 2 घंटे के अंदर हीटिंग रेट बहुत स्लो था, 2 घंटे के बाद से लेकर 12 घंटे तक जो हीटिंग रेट बहुत तेज़ी से गिरा और बॉडी ठंडी हुई। और 12 घंटे के बाद से लेकर 15 घंटे तक जो बॉडी फिर से ठंडी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ठंडी हो। अब टेम्परेचर जो है बॉडी का वो हम लोग एक थर्मोमीटर आता है, उससे हम लोग जो है चेक करते हैं। खैर वो ज़्यादा आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब राइगर मोटिस से अल्गर मोटिस से राइगर मोटिस से और अल्गर मोटिस से दोनों से हम लोग को टाइम ऑफ डेथ पता चलता है कि ये कब मरा है, इसको मर के कितने घंटे होंगे, आप लोग समझते हैं। अब लाइवर मोटिस, एक लाइवर मोटिस आपको मैं समझाना चाहता हूँ। लाइवर मोटिस इज PM लिबिलिटी, इसको PM लिबिलिटी इट मीन्स ट्रेनिंग ऑफ डेड बॉडी। अभी इसको डेफिनेशन सुनिए। आफ्टर 1 hour ऑफ डेथ देयर इज स्टैग्नेशन ऑफ blood in the toneless dilated capillaries in the dependent part of the body, there is blue purple staining of the body। अभी आप अगर मेरे प्रेजेंटेशन का 21 पेज नंबर देखेंगे तो उसमें मैंने PM लिबिलिटी की फोटोग्राफ्स बताई। PM लिबिलिटी की फोटोग्राफ PM लिबिलिटी कैसी होती है कि अगर कोई बॉडी राइगर मोटिस चल रहा है और अल्गर मोटिस भी हो रहा है, अल्गर मोटिस में जब बॉडी एक ही जगह पर पड़ी हुई है तो बॉडी का जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ आना शुरू हो जाता है और डायलेटेड कैपिलरीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। फिर हम लोग को स्किन के ऊपर जो है ब्लू पर्पल छत्ते दिखते हैं। अगर सब यूँ समझ लीजिए अगर कोई बॉडी सुपाइन पोजीशन यानी उसका सीना आसमान की तरफ है पड़ी हुई है तो ये हिस्सा और जो ग्लूटल हिस्सा यानी हिप्स जो है वो ज़मीन में टच करते हुए कंप्रेस हो जाते हैं और उसमें नहीं उसके आसपास के इलाके के अंदर वो फ्लूइड आके जमा हो जाता है और उसको वो भी जो है 1 या 2 घंटे के बाद शुरू होता है और धीरे धीरे जमा होते 6 या 8 घंटे के अंदर पूरा जमा होकर फिक्स हो जाता है।
यानी उसके फिक्स होने के बाद अगर हम बॉडी को हटाएंगे भी तो वो हटेगा नहीं, वो फिक्स रहेगा। तो उससे हमको पता चलता है कि मरने वाला जो इंसान था उस मरने की उसकी जो स्टेज थी वो किस स्टेज में या किस हालत में वो पड़ा था। अभी आपको एक बात और बताता हूँ, अगर वो पीएम लेवल की फिक्स नहीं हुई, यानी उसको फिक्स होने के 6 घंटे 6 से 8 घंटे अगर वो फिक्स नहीं हुए उससे पहले अगर उसकी बॉडी हटाई जाती है तो वो फिर नई जिस पोजीशन में बॉडी को रखी है उस पोजीशन में पीएमडीबीटी आ जाएगी। तो अगर मरने वाला को 6 घंटे तक छेड़ा नहीं गया और एक ही जगह पड़ा हुआ है तो पीएमडीबीटी जो है वो फिक्स हो जाती है। अभी पीएमडीबीटी के बारे में आपको बताऊंगा, ये देखिए मरने के 1 घंटे के बाद पीएमडीबीटी शुरू होती है और धीरे 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 बढ़ती चली जाती है और 6 घंटे में कंप्लीट हो जाती है और 6 से 8 घंटे के अंदर फिक्स हो जाती है। फिक्स वाला 1 से 6 घंटे के अंदर वो पूरी कंप्लीट हो जाती है और 6 से फिर 8 घंटे के अंदर वो फिक्स होना शुरू हो जाती है। यानी फिर वो फ्लूइड वहाँ जमा हो जाता है और वो कभी हटेगा नहीं। जैसे कि बर्फ़ को हम लोग जमा देते हैं तो बर्फ़ जम जाता है और पानी जो बह जाता है, तो वही जो पानी बह रहा है वो एक बर्फ़ की कंडीशन में जो एक समझने की बात है, बर्फ़ जैसा जम जाएगा और फिर वो जमा रहेगा, भूलेगा नहीं और अपनी जगह से हटेगा नहीं। अभी अभी देखिए मैंने आपको जो है साइंस ऑफ डेथ बता दिया। इसमें 4 चीज़ें हैं, मैं फिर से आपको बताता हूँ। प्राइमरी रिलैक्सेशन, अल्गर मोटिस, डायवर मोटिस और पीएमडीबीटी यानी डायवर मोटिस और ये सॉरी और अल्गर मोटिस। तो ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी समझो अगर मरे हुए इंसान को अभी भी वो इंसान पड़ा हुआ है और उसको 18 घंटे से ज़्यादा हो चुके, 18 घंटे उसने क्रॉस कर लिया तो फिर लेट साइन शुरू हो जाएगी। अब लेट साइन में क्या होगा, सबसे पहले जो है ना सेकेंडरी रिलैक्सेशन होगा। अभी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो है सबसे पहले राइगर मोटिस के अंदर सबसे 2 घंटे से लेकर 12 घंटे के अंदर राइगर मोटिस पूरा कंप्लीट हो जाता है, बॉडी एकदम हार्ड हो जाती और अगले 24 घंटे तक बॉडी उसी स्टेज में रहती और बाद में 24 घंटे के बाद 12 घंटे में बॉडी धीरे 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 ऊपर से लेकर नीचे राइगर मोटिस खत्म होना शुरू होता है और बॉडी फिर से रिलैक्स हो जाती है और रिलैक्स यानी उसको मुरझा जाती है बॉडी। तो उसको सेकेंडरी, पहले प्राइमरी रिलैक्सेशन था, फिर राइगर मोटिस हुआ, बाद में वापस अभी बॉडी फिर मुरझा गई, फिर नरम हो गई, उसकी हार्डनेस खत्म हो गई, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रिलैक्सेशन। ठीक है, अभी सेकेंडरी रिलैक्सेशन खत्म हो गया। उसके बाद 3 स्टेज ऐसे हैं, डिकम्पोजिशन, एडिपोज फॉर्मेशन और मम्मीफिकेशन। ये 3 स्टेज में से कोई भी एक स्टेज में बॉडी जाएगी, तीनों से भी नहीं जाएगी। बॉडी किस कंडीशन में पड़ी उस कंडीशन के हिसाब से तीनों में से कोई स्टेज में चली जाएगी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताना कि कभी ऐसा हो सकता है कि बॉडी के कोई हिस्से में डिकम्पोजिशन हो, कोई हिस्से में एडिपोज फॉर्मेशन हो और कोई हिस्से में मम्मीफिकेशन। तो पहले सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन क्या है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है और जो है बॉडी से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो ये क्यों होता है? ये अगर समझो बॉडी एक ओपन रूम में पड़ी हुई है जहाँ पर हवा है, जहाँ पर मॉइस्चर है, जहाँ पर हीट है, यानी इसको 3 चीज़ जहाँ मिलती है एक रूम के अंदर। हवा, आपको पता है रूम है तो उसमें हवा मिलेगी और फिर मॉइस्चर, हमारी मुंबई की हवा तो मॉइस्चराइजर और हीट तो होती ही है। तो ये 3 चीज़ की वजह से जो है बॉडी जो है डिकम्पोजिशन, सेकेंडरी रिलैक्सेशन के बाद डिकम्पोजिशन की स्टेज में चली जाएगी। और डिकम्पोजिशन क्यों होता है कि आपको मालूम है हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं और जब हम लोग ये सिस्टम काम करना बंद कर चुका, ब्लड सर्कुलेशन जो है ख़त्म हो चुका है, अब उन बैक्टीरिया को मारने वाला कोई नहीं, तो बैक्टीरिया अब सर चल कर बोलते हैं और बॉडी में हमला कर देते हैं और बॉडी की खुद सेल्स भी जो है मॉलिक्यूलर डेथ होनी शुरू हो जाती है, तो बनना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो बॉडी अपनी कंडीशन को खो देती है और उसमें बदबू वगैरह आने लगती है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। उसके अंदर फाउल स्मेलिंग गैसेस, क्योंकि गैस जैसी बदबू रहेगी और उस गैस के प्रेशर की वजह से बॉडी के अंदर छाले, ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे और नाक से जो और मुंह से जो गैस्ट्रिक जूसेस निकलना शुरू हो जाएंगे बदबूदार। और अगर कोई प्रेग्नेंट औरत मरी है तो उसका बच्चा तो मर चुका होगा लेकिन बच्चा जो डिलीवर हो जाएगा क्योंकि प्राइमरी रिलैक्सेशन हो गया, सब चीज़ें एकदम फ्लैशिड हो चुकी है और यूट्रस बच्चे को पकड़ेगी नहीं बल्कि छोड़ देगी। और ग्रीन छत्ते इसमें आ जाते हैं, बॉडी थोड़ी लिक्विफाई वगैरह हो जाती है, बॉडी में कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये जो है डिकम्पोजिशन की बात करें तो अभी एडिपोज फॉर्मेशन। तो एडिपोज फॉर्मेशन में इन इट द बॉडी गेट्स सॉफ्ट, फैटी और वैक्सी। बॉडी एडिपोज फॉर्मेशन में बॉडी फूल जाती है। अभी फूलती का भाई समझो, अभी किसी की डूबने की वजह से मौत हुई है तो उस पानी में बर्फ पड़ जाने की वजह से उसमें एक्सेस ऑफ मॉइस्चर रहेगा, एब्सेंस ऑफ एयर रहेगा और हीट भी रहेगी उसके अंदर, तो उसकी वजह से बॉडी फूट जाती है और बॉडी एक वैक्सी और जेली लाइक अपने चीज़ लाइक सब्सटेंस में हो जाती है, बहुत फूक के वैक्सी हो जाती है और बल्गी हो जाती है, तो उसको एडिपोज फॉर्मेशन बोलते हैं। इट अकर्स इफ द डेड बॉडी वॉज लाइंग इन एक्सेसिव
एक्सेसिव हॉट और नो एयर, ये तीन, यानी एक्सेसिव मॉइस्चर, एक्सेसिव हीट और नो एयर। जब ये कोई ऐसी पोजीशन में बॉडी रहेगी तो उसका जो है एडिपोज फॉर्मेशन में, यानी कि सर अगर किसी को मरने के बाद पानी में फेंक दिया या ऐसी गीली मट्टी, ऐसी मट्टी में इसको दफन कर दिया जहाँ पर बहुत मट्टी है और मॉइस्चर बहुत है, तो उसकी वजह से जो है बॉडी फट जाती है और फूक जाती है और फट भी जाती है बाद में। ठीक है, अब मैं आपको मम्मीफिकेशन के बारे में बताता हूँ। मम्मीफिकेशन का आपको जो है मैं सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। इन द बॉडी गेट्स ड्राइड अप, it is due to evaporation of body fluid. It occurs if the body is lying in desert land. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अदर एरियाज वेयर देयर इज नो मॉइस्चर, देखो यहाँ पर मॉइस्चर नहीं है, प्रेजेंस ऑफ वार्म, बहुत गर्म भी है, और प्लेंटी ऑफ एयर, ऐसा इलाका, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत हवा हो, बहुत गर्म हो, मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो, तो उस कंडीशन में जो है बॉडी एडिपोज फॉर्मेशन में नहीं जाएगी, जो है मम्मीफिकेशन भी, उसका मम्मीफिकेशन होगा, एडिपोज फॉर्मेशन नहीं होगा, डीकम्पोजिशन नहीं होगा, उसका मम्मीफिकेशन होगा। तो फिर अगर अभी रेगिस्तान आपने देखा है, वहाँ पर बहुत हवा होती है और गर्म भी बहुत होता है, बालू बहुत गर्म होता है और वहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसे इलाके के अंदर जो है बॉडी जो है मम्मीफिकेशन में, अभी समझो बॉडी का अगर काट दिया है किसी ने, अगर उसका हाथ जो है रेगिस्तान में फेंक दिया और बाकी बॉडी जो है वो पानी में फेंक दी है, तो उस हाथ के अंदर मम्मीफिकेशन होगा और बाकी बॉडी जो है उसके अंदर डीकम्पोजिशन, एडिपोज फॉर्मेशन होगा। और अगर समझो उसका दूसरा हाथ काट दिया, उसको गीली मिट्टी में दफन कर दिया, तो जो गीली मिट्टी में दफन किया उस हाथ के अंदर उसको ये सॉरी ये आपको मैं क्या बताऊँ, ये डिकम्पोजिशन होगा उस हाथ में, जिस हाथ को गीली मिट्टी के पास दफन किया गया है और जिस पार्ट को बॉडी में, अभी मैंने टेस्ट की बात की थी। तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको 3 टेस्ट बताया। अब समझो अगर आप कोई मरे इंसान के पास या कोई ऐसी बॉडी के पास जाते हो और आपको लगता है कि ये मरा हुआ है, कि या कस्टडी के अंदर कभी कुछ ऐसा केस हो जाता है कि आदमी सस्पेक्टेड एनिमेशन चल जाता है या कोमा में है या अनकॉन्शियस है या ऐसा लगता है कि इधर के, तो कैसे पता चले? तो एक प्याला लीजिए, उसको पानी दीजिए, उसको चेस्ट पे रख दीजिए, डेड बॉडी के चेस्ट पे रख दीजिए उस प्याले को पानी भर के। अगर वो प्याला थोड़ा हिलता है या पानी थोड़ा सा हिलता है तो समझो उसकी सांस अभी चल रही है, धीमी चल रही है लेकिन चल रही है। फिर एक काम ये कीजिए, आप एक कांच का टुकड़ा ले लीजिए, एक कांच का टुकड़ा ले लीजिए, उस कांच के टुकड़े को उसके नाक के पास रख दीजिए और अगर उसकी सांस चल रही होगी तो आपको पता है उस नाक के ऊपर तो उस ग्लास के ऊपर थोड़ा सा फ्रॉथ आ जाएगा, हवा की वजह से, हवा के इंप्रेशन आ जाएंगे उसकी वजह, इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई उसकी सांस चल रही है। अगर धीमी सांस चल रही होगी तो भी कुछ ना कुछ फ्रॉथ दिखाई देगा। फिर आप एक काम कीजिए कि फैदर ले लीजिए, एक जो उड़ते हुए पक्षी रहते हैं उसके फैदर ले लीजिए, उस फैदर को आप नाक के सामने रख दीजिए और अगर हवा चल रही होगी तो फैदर थोड़ा थोड़ा हिलेगा, तो उससे आपको पता है। और फैदर को थोड़ा सा कान में या नाक के अंदर डाल के देखिए, अगर उसके अंदर कुछ इरिटेशन होता है तो समझो जिंदा, अगर ये चीज़ नहीं है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाइए, देखिए। अब इंजरी की डेफिनेशन है मेडिकल इंजरी, मेडिकली डेफिनेशन है इंजरी इज डिफाइंड एज ब्रीच और डिसकंटिन्यूएशन इन बॉडी स्ट्रक्चर। ये भी जरा थोड़ा सा सीख लीजिए इसको, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इंजरी इज डिफाइंड एज ब्रीच और डिसकंटिन्यूएशन इन बॉडी स्ट्रक्चर्स। और कानूनी जो लीगली उसका डेफिनेशन है वो है एज पर सेक्शन 44 IPC, इंजरी इज डिफाइंड एज एनी हार्म कॉज इलीगली टू अ पर्सन, हिज बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी इज हार्म या इंजरी। अब जो है मेडिकली उस इंजरी को हम लोग ने 2 में क्लासीफाई किया, मैकेनिकल इंजरी और थर्मल इंजरी। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ईजी है। और ये सब्जेक्ट जो है, ये चैप्टर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा है। आए दिन एक्सीडेंट्स और आए दिन चोट वगैरह या रेसरेशन या मौत मिलती होती रहती है, तो वो घाव की वजह से या मारा जाता है या मरता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैकेनिकल इंजरी मीन्स वो इंजरी जो कोई वेपन या मैकेनिकल चीज़ को यूज़ करके दिया गया, यानी समझ लीजिए पैटर्न, कोई हथियार को यूज़ करके या कोई सामान या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट यूज़ करके जो इंजरी दी जाती है उसको मैकेनिकल इंजरी कहते हैं। और थर्मल इंजरी यानी इंजरी विच इज गिवन विद फायर और हीट ऑफ फायर, उसकी वजह से ये जो होता है ये थर्मल इंजरी होती है। तो मैकेनिकल इंजरी के सबसे पहले आपको टाइप बताता हूँ, एब्रेशन, कंफ्यूजन, इंसाइज वुंड, लैसेरेशन, स्टैब वुंड और फायरआर्म इंजरी। ठीक है, अभी एब्रेशन की बात करते हैं हम लोग। तो एब्रेशन का मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत ईजी है। It is a superficial injury to the superficial layer of skin or mucous membrane which is
caused by hard, blunt and rough weapon. अभी देखिए, समझ लीजिए कोई आदमी को अगर समझो मैं ऐसा नाखून से खरोच देता हूँ और उसको एक खरोच आ जाती है, तो वो खरोच खाली ऊपर स्किन के फर्स्ट लेयर पे है, ठीक है, जैसा मैंने खरोच दिया स्किन के फर्स्ट लेयर पे, तो उसको एब्रेशन कहते हैं, ठीक है, बराबर। अब इस एब्रेशन के अंदर हम लोग का फर्स्ट स्किन का लेयर ही जो है वो इंजर्ड हुआ है और उसके नीचे के जो लेयर वो सब इंटैक्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी टाइप्स ऑफ एब्रेशन देखते हैं, तो टाइप्स ऑफ एब्रेशन है, सबसे पहले स्क्रैच एब्रेशन, वही मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइप में ऐसे नाखून से मैंने स्क्रैच कर दिया, दैट इज इसको नाखून से, पिन से या कोई सुई से स्क्रैच कर दिया, तो दैट इज स्क्रैच एब्रेशन। और ग्रेस एब्रेशन, अगर किसी बॉडी का अभी की कोई आदमी है उसका मैं शर्ट उतार देता हूँ और उसको टांग पकड़ के जमीन पर घसीटता हूँ, तो उसकी पीठ के ऊपर जो स्क्रैच आ जाएंगे, जो ग्रेस आ जाएंगे, उसको ग्रेस एब्रेशन कहते हैं। जैसे कि निशान खरोच आ जाएगी, खींची भी खरोच आ जाएगी, उसको हम लोग ग्रेस एब्रेशन कहते हैं। और इम्प्रिंट एब्रेशन, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक धागा बांधता हूँ, बहुत कस के, और वो जो पतंग उड़ाने का मांझा समझो अगर बांध देता हूँ, तो पतंग उड़ाने का मांझा मेरी स्किन को थोड़ा सा काट देगा और थोड़ा सा इंजर्ड कर देगा फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन, तो उसको इम्प्रिंट एब्रेशन कहते हैं, क्योंकि धागा का प्रिंट आ जाएगा उसको, इसके लिए उसको इम्प्रिंट एब्रेशन कहते हैं। अभी मैं बात कर कंट्यूशन की, तो कंट्यूशन इट इज एन इंजरी ऑन डीपर लेयर बट द आउटर लेयर इज इंटैक्ट, एंड इंजरी इज एट द लेयर्स बिलो द स्किन, जिसको हम लोग बन मार कहते हैं हमारी भाषा में। अभी देखिए बन मार में आपने देखा क्या होगा, ऊपर की स्किन एकदम इंटैक्ट रहती है और स्किन की जो सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर, उसको चोट लगती है, उसकी जो कैपिलरीज वो बस्ट हो जाती है, वहाँ पर ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है, ब्लू या काला छप्पा पड़ जाता है, उसको हम लोग कंट्यूशन कहते हैं। आपने देखा होगा बॉक्सर्स लोग हमेशा यहाँ पर एक काला निशान रहता है चोट की वजह से, उसको भी कंट्यूशन या ब्रूज कहते हैं। अभी ये जो है बन मार, ये जो कंट्यूशन और जो ब्रूज जो मैं कह रहा हूँ, ये किसकी वजह से, तो हार्ड ब्लंट वेपन की वजह से। हार्ड और ब्लंट रहेगा, अगर शार्प रहेगा तो कट जाएगा, हार्ड और ब्लंट रहेगा तो ही वो जो है फर्स्ट लेयर को पीने की वजह से, क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल खेलते खेलते अगर लग जाती है तो एक सीने में लग जाती है, थाइस पे लग जाती है, तो एक निशान क्रिकेट बॉल का निशान आ जाता है, तो इसकी वजह से जो है कंडीशन होता है। अब कंडीशन की टाइप्स आपको बताता हूँ। कंडीशन के बाद सुपरफिशियल, डीप और पैटर्न। अब सुपरफिशियल अगर स्किन के सेकंड या थर्ड लेयर पर इन्वॉल्व है तो वो सुपरफिशियल है, या नीचे का लेयर भी इन्वॉल्व है, या खाली नीचे की लेयर में इंजरी है, जैसे कि लीवर पे किसी ने कुछ फैट मार दिया तो लीवर पे जाके वो लीवर पे जाके लग गया, लंग्स में जाके लग गया, तो वो जो डीप कंडीशन होता है उसको हम लोग डीप कहते हैं, डीप कंडीशन कहते हैं। और पैटर्न कंफ्यूजन, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी को चाबुक से हम लोग मारते हैं चाबुक से हम लोग मारते थे, चाबुक के निशान आ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कंट्यूशन की, तो जैसा कि आपको पता है कंट्यूशन के अंदर कंट्यूशन का क्लासिफिकेशन है, इट इज एन इंजरी ऑन डीपर लेयर बट द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज इंटैक्ट। इसमें क्या होता है, ऊपर का जो स्किन का लेयर है वो इंटैक्ट रहता है, और उस स्किन का जो सेकंड लेयर और थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर और जो नीचे के मसल्स है उसमें इंजरी होती है, उसकी वजह से मसल्स में से फट जाती है और वहाँ पर स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड जमा हो जाता है, उसको जिससे हम लोग अपनी आम भाषा में बन मार कहते हैं, ठीक है। अब ये बन मार किस वजह से होती है, तो हार्ड और ब्लंट, धार वाला वेपन नहीं होता है, हार्ड होता है और ब्लंट, जैसे क्रिकेट की बॉल है, हॉकी का बैट है, बाम्बू है, वगैरह वगैरह। अब ये जो होता है ये सुपरफिशियल होता है, डीप होता है और पैटर्न होता है। अभी सुपरफिशियल क्या है, जैसे कि ऊपर अगर बहुत ऊपर है, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर पे है, तो वो सुपरफिशियल होगा। अगर डीप है, जैसे कि लंग्स के अंदर लग गया है, फेफड़ों पे लग गया है, लीवर पे लग गया, तो वो डीप हो जाएगा। और पैटर्न की अगर किसी को चाबुक मारी जाती है, किसी को डंडे से मारा जाता है, डंडे का निशान आपने देखा आ जाता है, डंडे के निशान के अंदर वो जो खून जम जाता है उसको पैटर्न कहते हैं। अब एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि वैसे एब्रेशन और कंट्यूशन जो है अपने आप ठीक हो जाते हैं, उसमें स्कार फॉर्मेशन या ठीक होने के बाद कोई निशान बाकी नहीं रहता। लेकिन अगर आँख के अंदर, दिमाग में या कोई वाइटल पार्ट में, पेनिस में अगर कोई छोटा सा भी एब्रेशन या कंट्यूशन होता है तो वो बहुत जो है खतरनाक होता है, और उसको ग्रेवियस इंजरी कहते हैं, खतरनाक ग्रेवियस इंजरी। और बाकी नॉर्मल पार्ट पर उसको एक सिंपल इंजरी कहते हैं, जो अपने आप भी अच्छी हो जाती है, जो छोटा बहुत थोड़ी बहुत दवा कराने से ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से कोई डिफॉर्मेशन या बॉडी आदमी के अंदर कोई अपाहिजपना वैसा नहीं आता। अभी हम लोग थर्ड इंजरी की बात करेंगे, वो है लेसरेशन। तो लेसरेशन का क्लासिफिकेशन है, इट इज एन इंजरी टू द डीपर लेयर्स ऑफ स्किन एंड टू मसल्स, बोन, ऑर्गन एक्सेट्रा, जिसको हम लोग गहरी चोट बोलते हैं।
बहुत जो जो चोट बहुत गहरी होती है, बहुत जोर से की ऊपर से ऊपर का स्किन, सेकंड स्किन, थर्ड लेयर ऑफ स्किन, और फिर मसल्स जो है, गोश है, मांसपेशियाँ हैं, नसें हैं, हड्डी है, वहाँ तक भी चली जाएगी। ये सब जो है, ये सब चोटें जो है लेसरेशन में आती है। और आपको बताऊँ, फ्रैक्चर जो है वो भी लेसरेशन में आता है। डिसलोकेशन, जैसे अभी कोई किसी का हाथ खींच रहा है तो हाथ डिसलोकेट, कंधे का जो बॉल सॉकेट शोल्डर जॉइंट है वो नीचे की तरफ आ जाता है, छोड़ देता है जॉइंट, तो वो भी जो डिसलोकेशन जैसी चीज़ भी जो है वो लेसरेशन के अंदर काउंट होती है। पेज नंबर 37 पे मैंने लेसरेशन की कुछ अच्छे फोटोग्राफ देखे हैं, उसको प्लीज़ देखिए। अभी टाइप्स ऑफ लेसरेशन, अभी टाइप्स ऑफ लेसरेशन में देखिए, सबसे पहले स्प्लिट लेसरेशन होगा। तो अब मैं आपको बताऊं, स्प्लिट लेसरेशन के अंदर अगर मैंने कोई हथियार लिया और उसको मैंने इस तरीके से मारा, देखिए इस तरीके से, तो बॉडी का जो ये लेयर है दो में बढ़ जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, तो उसको स्प्लिट लेसरेशन कहेंगे। उसके बाद अगर समझो स्ट्रेच होता है, या ऐसा मैं ऐसा करके मारता हूँ जूते से या हथौड़ी से या कोई और चीज़ से, इस तरीके से मारता हूँ, इस तरीके से, तो वो जो है ये एक फ्लैट स्किन का एक फ्लैग निकल जाए। और वो फ्लैग कैसा होगा कि शुरू में पतला होगा और बाद में जाके मोटा हो जाएगा, या शुरू में मोटा होगा बाद में जाके पतला हो जाएगा। तो ड्यू टू द प्रेशर, जिस चीज़ क्या चीज़ इस्तेमाल की उसके तो वो जो स्ट्रेच जो खुल जाता है फ्लैग, उसको स्ट्रेच लेसरेशन कहते हैं। और एवर्जन इसको कहते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले मैंने यूँ मारा था, फिर सेकंड में यूँ किया था, अब थर्ड में ऊपर से मारा, जैसे किसी के हाथ सर पे थोड़ी मार दी, तो वो जो है एक फ्लैग खुल जाता है, और वो फ्लैग जो इक्वल साइज का होता है, तो उसको एवर्जन कहते हैं। और टेयर जो है किसी चीज़ की वजह से गिर जाना, जैसे ऊपर से कुछ गिर गया और सर पे चोट आ गई और फट गया सर, हम लोग फट कहते हैं, उसको टेयर कहते हैं। और कट जो है कभी कभी बहुत गहरा घाव हो जाता है, कट जाता है पूरा, उसको कट कहते हैं। कोई धार लगा हुआ या जंग लगी हुई मेटल की शीट से अगर किसी हम लोग रगड़ देते हैं, अपनी बॉडी रगड़ जाती है, तो उसको जो कट आ जाता है उसको कट लेसरेशन कहते हैं। अब इंसाइज लेसरेशन आप लोगों को पता है कि चीरा मारना, हम लोग आम भाषा में उस तरह से किसी को चीरा मार देना, किसी को कट देना, उसको इंसाइज कहते हैं। इट इज अ कट और अ स्लैश गिवन टू द स्किन और इट्स लेयर, इसको मतलब हिंदी में इसको चीरा कहेंगे। इसमें शार्प वेपन्स आर यूज लाइक ब्लेड, उस तरह नाइफ, ब्रोकन ग्लासेस वगैरह इसमें इस्तेमाल किया। अब एक चीज़ इसमें आपसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेफ्ट हैंडर जो है अगर चीरा मारेगा तो राइट से लेफ्ट मारेगा। ये देखिए, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, राइट से लेफ्ट, और राइट हैंडर जो होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ मारेगा, अपनी तरफ खींचेगा। लेफ्ट हैंडर जो है राइट से अपनी तरफ खींचेगा, नहीं लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट हैंडर जो होगा राइट हैंडर जो होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ खींचेगा। तो इससे जो है ये पता चलता है कि जिसने चीरा मारा वो लेफ्टी है, राइटी। और फिर जहाँ पर चीरा मारेगा वहाँ पर थोड़ा गहरा घाव होगा, और जब खींचेगा तो जो टेल होगी उस घाव की वो कम कटेगा उसमें, और कितनी ताकत से हमारा वो भी डिपेंड करता है। अभी आपको इसके टाइप बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले उसका टाइप है चॉप। चॉप में क्या है, इतनी जोर से जो है धार मारा, ऐसा उंगली में मारा, उंगली कट के गिर गई, गले में मार दिया तलवार, गला कट के गिर गया, तो वो चॉप इंसाइज बोन इसको कहते हैं। चॉप इंसाइज बोन यानी पूरा कैसा बराबर से एकदम स्लाइस की तरह काट के अलग कर देना। और एक होता है हेजिटेशन बोन। तो हेजिटेशन बोन जो है आमतौर पर जो है सोसाइटल केसेस में पाया जाता है। सोसाइटल केस में होता क्या है कि आदमी, समझो एक आदमी है, वो अपनी नस काटने के लिए जा रहा है, तो नस काटने से पहले उसको डर लगता है और उसको हिम्मत नहीं आती, तो ब्लेड लेके ऐसा छोटे छोटे पहले कट मार के हिम्मत जुटाता, फिर एकदम से काट देता है। तो नस कटने से पहले जो निशान पाए जाते बारीक बारीक, उसको हेजिटेशन बोन बोलते हैं। जैसे गले के अंदर भी अगर गला खुद का गला काटता है तो गला काटने से पहले एक हल्का सा चीरा मारता है, फिर हल्के से कट मारता है, फिर हल्के से कट मारता है, और फिर जोर से उसको काट देता है। तो वो जो पहले जो मरने से पहले जो हल्का सा काटा है उसने, ताकि उसकी शक्ति बढ़ जाए और वो एकदम से उसके सुसाइड करने की हिम्मत आ जाए उसके अंदर, तो उसको हेजिटेशन कट कहते हैं। अभी स्टैब वुंड, स्टैब वुंड इज आपको पता है कि बॉडी के अंदर कोई चीज़ को, चाकू को, तलवार को, कैंची को, कृपान को या आयरन रॉड को घुसेड़ देना, इसको कहते हैं स्टैब वुंड।
अब स्टेप 1 की क्लासिफिकेशन है, इट इज एन इंजरी कॉज बाय शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लिविंग नंबर when the pig when the pig is coming is thrust into the body part। अब क्या होता है, क्योंकि हथियार गोल लंबा सा होता है या लंबा सा होता है, पॉइंटेड, उसकी मुंह पॉइंटेड होती है या नहीं भी होती, तो उसको बॉडी के अंदर घुसेड़ देना, उसको स्टैब वुंड कहते हैं। अब स्टैब वुंड के टाइप्स जो है वो 3 हैं, पेनिट्रेटिंग, परफोरेटिंग और कंसील पंचर। अभी पेनिट्रेटिंग में क्या है कि सबसे पहले देखिए जैसे कि अभी पेट के अंदर छुरा भोग दिया और वो पेट से फिर पेट के दूसरे हिस्से में भी चला गया, लीवर में डाल दिया, घुसेड़ दिया, या लंग्स में घुसेड़ दिया वगैरह वगैरह, तो इसको हम लोग पेनिट्रेट कहेंगे, यानी 1 या 2 केविटी, बॉडी की 1 या 2 केविटी के अंदर वो घुस गया। और परफोरेशन किसको कहते हैं, नेक्स्ट जो उसकी टाइप है परफोरेशन, वो किसको कहते हैं कि यहाँ से समझो मैंने किसी को तलवार भोगी और वो तलवार पीछे के हिस्से से निकल गई, तो ये एंट्री वुंड हो गया, वो एग्जिट वुंड हो गया। तो जो आर पार जिसको कहते हैं, वो तलवार या हथियार का आर पार हो जाना, उसको परफोरेशन कहते हैं, यानी वो जो आर पार हो गया, वो एक जगह से घुसा दूसरी जगह से निकल गया। और कंसील पंचर स्टैब वुंड उसको कहते हैं, जैसे कि अभी आर्मपिट है, आर्मपिट में छुरा भोग दिया या ग्रोइंस के बीच में छुरा भोग दिया, जहाँ अभी छुप जाता है, वो दिखाई नहीं देता, उसको ढूंढ के निकालना पड़ता है डॉक्टरों को, तो उसको कंसील पंचर कहते हैं। अभी फायर आर्म इंजरी की बात करते हैं। तो देखिए फायर आर्म इंजरी की फायर आर्म इंजरी बहुत आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन, सबसे पहले उसका डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। इन इट फ्लेम, हीट, स्मोक, गैसेस, गन पाउडर, वॉच, बुलेट और कार्ट्रिज आर द एजेंट्स ऑफ इंजरी बाय यूजिंग फायर आर्म इंजरी। अभी एक बंदूक का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, वो बंदूक जो है स्मूथ राइफल की होती है या स्मूथ बैरल राइफल होता है, या स्मूथ राइफल होता है, या स्मूथ बैरल होता है, या राइफल बैरल होती है। आपको पता है 2 किस्म के हथियार होते हैं। तो अभी वो किससे मांगा गया है, उसमें कार्ट्रिज यूज़ की गई, उसमें बुलेट यूज़ की गई, लेकिन बुलेट के साथ, कार्ट्रिज के साथ जो हीट, उसका फ्लेम, उसका स्मोक, गन पाउडर और गैसेस और फिर डस्ट वगैरह सब मिल के जो है, ये सब चीज़ें मिल के जो इंजरी देती हैं। अभी इसके टाइप्स आपको बताना चाहता हूँ। फायर एंड इंजरी के टाइप जो है, कॉन्टैक्ट फायरिंग। कॉन्टैक्ट फायरिंग का मतलब क्या होता है, मैंने गन को लिया, अपनी कनपट्टी पे रखा और गोली मार दी। तो ये इसका क्लासिफिकेशन क्या है, द मजल एंड वॉज टचिंग द बॉडी पार्ट, बॉडी और बॉडी पार्ट। जैसे यहाँ रख के मैंने अपने आप को गोली मार दी, या किसी और ने मेरी बॉडी पार्ट पे यहाँ रख के गोली मार दी, यहाँ रख के गोली मार दी, मीन्स दैट कॉन्टैक्ट फायरिंग में द मजल एंड वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी पार्ट, टच किया होता है, गोली मार दी। और सेकेंड जो है क्लोज रेंज फायरिंग। अभी क्लोज रेंज फायरिंग आपको पता है कि 2 यार्ड यानी 6 फीट के अंदर के दायरे के अंदर रहकर उसको, जैसे 2 फीट के बीच दूरी से, 3 फुट की दूरी से, 4 फीट की दूरी से, 5 फीट की दूरी या 6 फुट की दूरी, 6 फुट से ज़्यादा नहीं, 6 फुट की दूरी से अगर उसको गोली मारी गई तो वो क्लोज रेंज में गिनती में आती है। और अगर 6 फुट से ज़्यादा, जैसे 7 फुट है, 8 फुट है, 10 फुट है, 12 फुट है, तो वो लॉन्ग रेंज की गिनती में आते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोज रेंज, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी देखिए किसी आदमी को यहाँ एक गोली लगती है, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर किसी को गोली लगती है और उसके 5 सेकंड बाद ये गोली लगती है। तो देखिए ये वाली गोली जो है ये पहले लगी है और ये वाली गोली जो है 5 सेकंड बाद लगी है, ठीक है। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सी गोली पहले लगी, कौन सी गोली, ये एक सवाल है। एक ही हाथ में यहाँ पर एक गोली लगी है, दूसरी गोली यहाँ पर लगी है 5 सेकंड के बाद, तो हम लोग ये कैसे पता चलेंगे कि पहली गोली कौन सी लगी। तो अब क्या होता है, जब पहली गोली लगती है तो यहाँ पर ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, देख सकते हैं आप, स्किन पे क्रैक्स आ जाते हैं, ये पहली गोली लगी है। अब दूसरी गोली लगती है तो भी क्रैक्स आते हैं, लेकिन ये क्रैक जो है, ये दूसरी गोली का जो ये वाला क्रैक है, ये इधर आके रुक जाएगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा, राइट। और ये वाला जो क्रैक है, ये क्रैक इधर आके रुक जाएगा, ये वाला क्रैक जो है इधर आके रुक जाएगा और ये क्रैक चलता रहेगा। अभी देखिए ये जो गोली पहले लगी हुई है, ये गोली बाद में लगी हुई है, ये गोली के क्रैक्स हैं, ये गोली पहले लगी हुई है, ये गोली बाद में लगी हुई है, ये गोली के क्रैक्स हैं, स्किन पे जो क्रैक्स आते हैं वो, और ये गोली जो बाद में लगी उसके क्रैक्स। तो ये इसका जो क्रैक है वो बड़ा रहेगा और जो बाद में जो गोली लगी उसका क्रैक जो है इंटरसेक्ट करेगा उसको, ये देखिए यहाँ पर आके ये क्रैक रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये जो दूसरी गोली लगी उसका क्रैक यहाँ आके रुक जाएगा,
और ये जो क्रैक है यहाँ आके रुक जाएगा। तो ये सेकंड, इससे पता चलता है क्रैक के द्वारा कि ये जो गोली लगी है पहले लगी, ये जो गोली लगी है बाद में लगी है। अब आप लोगों को मैं वुंड ऑफ एंट्री, जैसे कि मैंने पहले बताया, जहाँ से गोली घुसती है उसको वुंड ऑफ एंट्री कहते हैं, और जहाँ से गोली निकल जाती है उसको वुंड ऑफ एग्जिट कहते हैं। आप लोगों को पता है। अभी वुंड ऑफ एंट्री इन कॉन्टैक्ट फायरिंग के अंदर वुंड ऑफ एंट्री कैसी होगी? तो यहाँ पर मैंने बंदूक रखी, किसी को गोली मारी, गोली यहाँ से घुसी। अब यहाँ से गोली घुसी तो उसने जो गोली ने जो है एक अपना एक इंजरी दी, एक घाव दी, तो उस घाव देखेगी कैसे? जब किसी घाव को देख के हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एंट्री वुंड है या एग्जिट वुंड है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से गोली घुसी और मेरे सर में यहाँ घुस गई, ठीक है, ये मेरा सर है और यहाँ पर गोली घुस जाती है। अब ये दिख रहे मार्जिन आपको, ये मार्जिन दिख रहा है, ये मार्जिन अंदर की तरफ आ गया। लेकिन कॉन्टैक्ट फायरिंग के अंदर क्या होता है, ये मार्जिन जो बाहर की तरफ रहेगा, ऐसे रहेगा। गोली यहाँ से गोली घुसेगी, तो यहाँ से घुसेगी और उसका मार्जिन बाहर की तरफ। अब ये सवाल यही पैदा होता है कि गोली यहाँ से घुसी तो मार्जिन अंदर की तरफ रहना चाहिए, बाहर की तरफ क्यों रहता है? तो ये ड्यू टू बैक प्रेशर। अभी हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत नज़दीक से मारा गया, बहुत प्रेशर से मारा गया, तो जब गोली फाड़ के घुसती है तो मार्जिन जो है वो अंदर की तरफ होकर फिर बाद में बैक प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ खुल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर गोली लगी तो बैक प्रेशर की वजह से जो मार्जिन रहेंगे वो ऐसे बाहर की तरफ रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ये देखिए, यहाँ से गोली घुसी, मार्जिन जो है ऐसे रहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं ई वर्टिंग। और अगर अंदर की तरफ रहेगा, ये अंदर की तरफ मार्जिन हो गया। अगर मार्जिन अंदर की तरफ रहेगा ऐसा, तो उसको इन्वर्टेड कहते हैं, यानी ये अंदर की तरफ है, इन्वर्टेड। और ये जो है ये ई वर्टेड। देखिए, इन्वर्टेड और ई वर्टेड, एक में आई है एक में ई है, तो ये ई वर्टेड हो गया बाहर की तरफ। अभी कॉन्टैक्ट फायरिंग में यहाँ पर कनपट्टी पे मंजर हैंड रखा, फायर किया और गोली अंदर घुसी, ड्यू टू ब्रेक प्रेशर जो है ये मार्जिन जो है वो ई वर्टेड हो जाएंगे, बाहर की तरफ हो जाएंगे। और गोली यहाँ से घुसेगी, ट्रैक को भी फाड़ देगी और यहाँ से गोली बाहर निकल जाएगी। यहाँ से जो गोली बाहर निकल जाएगी उसको एग्जिट वुंड बोलेंगे। एग्जिट वुंड भी ऐसा ही रहेगा, देखिए दोनों तरफ, यहाँ भी ई वर्टेड, यहाँ भी ई वर्टेड, ऐसा बाहर की तरफ रहेगा। मैं फिर से बता दूँ आप लोगों को, कॉन्टैक्ट फायरिंग के अंदर जो मार्जिन रहेंगे वो ई वर्टेड रहेंगे, एंट्री वुंड भी ऐसे बाहर की तरफ, और एग्जिट वुंड भी ऐसे रहेगा। और एग्जिट वुंड डिपेंड करता है कि और गोली कितने पावर की यूज़ की है, गन कैसी है, वो राइफल गन है, रिवॉल्विंग गन है, राइफल गन है या स्मूथ बैरल है वगैरह वगैरह, उस वजह से उसके घाव के जो है वो लुक्स अलग रहेंगे, क्लियर बॉडी फट जाएगी और ट्रैक बिल्कुल फट चुका होगा वैसा। और जो ये जो एग्जिट वुंड होगा, जैसे गोली बाहर निकलती है वो लेसरेशन होगा या पूरा फट चुका होगा, किसमें एग्जिट वुंड में। और कुछ गोली के पिलेट्स जो है वो अंदर पाए जाते हैं वगैरह। अभी एंट्री ऑफ वुंड इन क्लोज रेंज फायरिंग। अभी क्लोज रेंज फायरिंग के अंदर बुलेट इस्तेमाल की गई है, कार्ट्रिज इस्तेमाल करी है, जो भी रहेगा वो वैसा उसका घाव रहेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब गोली चलाई जाती है क्लोज रेंज फायरिंग 6 फुट के अंदर की उससे, तो जब बुलेट या कार्ट्रिज निकलती है तो वो अपने साथ हवा में जो डस्ट होती है उसको भी साथ में लेके अंदर घुस जाती है, और उस गोली पर कुछ गन का जो ऑयल होता है वो भी पाया जाता है। तो जब बॉडी के अंदर घुसती है तो गोली के साथ साथ कुछ डस्ट भी और गन का ऑयल भी मिलता है हम लोगों को, ठीक है। अब उसके मार्जिन जो है वो इवर्टेड रहेंगे, ऐसे रहेंगे, अंदर की तरफ रहेंगे। और अगर गोली बाहर निकल गई तो ऐसे रहेंगे, इवर्टेड बाहर की तरफ। एंट्री में इवर्टेड अंदर की तरफ रहेंगे और बाहर की तरफ रहेंगे। अभी एंट्री वुंड इन लॉन्ग रेंज फायरिंग। तो लॉन्ग रेंज फायरिंग के अंदर कभी ऐसा होता है कि बुलेट वहाँ तक पहुँचती नहीं है, पिलेट्स वहाँ पर चल जाते हैं, या घुसती भी तो इतनी पावर से नहीं घुसती। तो वो डिपेंड करता है उस चीज़ पर कि वो कौन सी गोली, कौन सा बैरल यूज़ किया हुआ है। वो वापस से बोलूँगा मैं, स्मूथ बैरल यूज़ किया गया, राइफल बैरल यूज़ किया वगैरह वगैरह। और उसकी वुंड ऑफ एग्जिट जो है वो भी डिपेंड करती है, एक दो होंगी या नहीं भी होंगे, या अंदर पिलेट्स पाई जाएगी या बुलेट भी अंदर पाई जाएगी। आमतौर पर लॉन्ग रेंज में जो है बुलेट अंदर पाई जाती है और वो बॉडी कैविटी को पार करके बाहर नहीं निकलती है। अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जब गोली बंदूक से निकलती है तो कुछ डायरेक्शन में वो घूमती। अगर वो इस तरीके से डायरेक्शन में घूम के जा रही है, इस तरीके से,
तो उसको यॉन कहते हैं, YAW, यॉ। अच्छा, अगर वो गोली स्प्रिंग की तरह ऐसे ऐसे घूमती है, स्प्रिंग की तरह ऐसे एकदम इक्वल ऐसे, तो उसको परसेशन कहते हैं। ऐसे घूमती है तो उसको परसेशन कहते हैं। और अगर ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे 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 भी घूमती है और ऐसे ऐसे भी घूमती है, तो उसको न्यूटेशन कहते हैं। अब गोली अलग अलग बैरल की वजह से, अलग अलग राइफल बैरल की वजह से अलग अलग शेप में घूमती है, अलग अलग एक गाड़ी आ रही है, इसमें गाड़ी ने एक आदमी को ठोक दिया, ये गाड़ी एक आदमी ने तो ठोक दिया, और यहाँ पर जो इंजरी आएगी ठोकने की वजह से, दैट इज प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी, ठीक है। और अब प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी लगने की वजह से बॉडी हवा में उड़ती है, और हवा में उड़ने के बाद फिर से उसी गाड़ी के ऊपर जाके गिरती है, और जब गाड़ी के ऊपर जाके गिरती है तो उस गिरने की वजह से जो चोट लगती है उसको सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरी करेंगे। और बाद में वो बॉडी फिर जाके अगर हवा में उड़ के ज़मीन पे जाके गिरती है, और ज़मीन पे गिरने की वजह से उसको जो चोट लगती है उसको सेकेंडरी इंजरी कहेंगे। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए ये गाड़ी है, और इस गाड़ी में आदमी को ठोका है, तो इस ये जो पार्ट में इसको चोट लगेगी, दैट विल बी प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी, करेक्ट, प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी यहाँ पर। अब दूसरी बात में क्या होता है कि दिस इज प्राइमरी। ये प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी हो गया, गाड़ी ने उसको ठोक दिया, अब हवा में उड़ के वो उसी गाड़ी के ऊपर वापस गिर जाता है। ये देखिए, ये आदमी जो है हवा में उड़ के वापस इस गाड़ी पे गिर गया, तो इस गाड़ी के गिरने की वजह से जो उसको चोट लगेगी उसको सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरी करेंगे। सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरी, फिर से उसको इम्पैक्ट हुआ गाड़ी की वजह से, हवा में उड़ के उसी गाड़ी पे गिरा। अब थर्ड क्या होगा, ये गाड़ी उसको उड़ा देगी। अभी थर्ड में देखिए गाड़ी ने उसको उड़ा दिया और इतनी दूर जाके ज़मीन पे गिरा। अब ज़मीन पे गिरने की वजह से जो उसको चोट लगेगी उसको सेकेंडरी इंजरी कहते हैं। सेकेंडरी इंजरी, ये जो गाड़ी की टकराने की वजह से जो हवा में बॉडी उड़ के यहाँ ज़मीन पे जाके गिरी है उसको सेकेंडरी इंजरी कहते हैं। अभी बर्न्स में आ जाते हैं हम लोग। तो बर्न इंजरी डेफिनेशन है उसका, इंजरी ड्यू टू फ्लेम और फायर इज कॉल्ड बर्न इंजरी। अभी बर्न इंजरी में ऐसा है कि हम लोग इसका परसेंटेज कैसे तय करते हैं, जैसे आपने सुना होगा 60% बर्न हो गया, 70% बर्न हो गया, 55% बर्न हो, तो उसको ओरली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मेरा प्रोजेक्ट का 53 पेज नंबर और 54 पेज नंबर को आप रेफर कर लीजिए, उसमें मैंने बहुत ईजी तरीके से, जैसे फेस का 9% होता है, फेस में दिस इज 7%, दिस इज 9%, और हाथ का जो है आगे का जो है 4.5%, पीछे का जो है 4.5%, फिर इस हाथ का 4.5% आगे का, फिर पीछे का 4.5%, इसके भी कोई डिवीजन है। तो उसको अगर आप अच्छी तरीके से देख लेंगे और उसको थोड़ा बहुत ध्यान देके कर लेंगे तो आपको बॉडी के बर्न परसेंटेज भी समझ में आने लग जाएंगे। यानी जब अगर आपके पास पीएम रिपोर्ट आएगी तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको कुछ इंक्वायरी है, कुछ क्वेरी है, तो आप मेडिकल ऑफिसर से आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, मेडिकल टर्म्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और मेडिकल टर्म्स को समझ सकते हैं, और अपनी जो है क्वालिफिकेशन को बहुत हाई और इन्वेस्टिगेशन को बहुत हाई लेवल कर लेते हैं। आखिर आप इतनी मेहनत करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अपनी कभी कभी अपनी जान पर भी खेल लेते हैं आप। तो अभी मैं बात करता हूँ, चलिए अब डिग्री ऑफ बर्न की बात करता हूँ। तो डिग्री ऑफ बर्न भी बहुत किस्म की, लेकिन क्लिनिकली हम लोग दो ही चीज़ को रेफर करते हैं, एक सुपरफिशियल बर्न और डीप बर्न। सुपरफिशियल बर्न में क्या है, ऊपर की स्किन जल गई, बाल जल गए, या नर्व जल गई, ऊपर की जो नसें हैं वो बारीक बारीक नसें हैं वो जल गई, तो उसको सुपरफिशियल बर्न कहते हैं। और डीप बर्न, अब डीप बर्न क्या है, स्किन का सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, मसल्स जल गई, बोन जल गई, तो उसको डीप बर्न कहते हैं। डीप बर्न की भी मैंने फोटोग्राफ 50 पेज नंबर 57 में दी है, आप देख लीजिए सुपरफिशियल बर्न और डीप बर्न। अभी मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बर्न, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बर्न यानी एक आदमी को मारने के बाद जला दिया गया, तो उसकी बॉडी जल के पूरी राख हो गई, पूरी राख नहीं यानी समझो काफ़ी हद तक, समझो एक काफ़ी हद तक वो जल चुका, तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा।
कि उसको किसी और तरीके से मारा गया, बाद में जला दिया गया। होता है ना ऐसा कि इसको किसी और तरीके से मार दो और आरोपी सोचता है बाद में इसको जला दो, ताकि पुलिस को पता ही नहीं चलेगा कि इसको किस तरीके से मारा है, और पुलिस समझेगी कि भाई इसने अपने ऊपर घास डाल के सुसाइड करके आग में लगा दिया। ऐसा होता है। तो इसमें जो है एंटीमोर्टम, यानी उसकी एंटीमोर्टम तो पहले तो बिफोर, एंटीमोर्टम का मतलब है बिफोर बर्न, बिफोर डेथ। एंटीमोर्टम का मतलब होता है बिफोर डेथ, और पोस्टमार्टम का मतलब होता है आफ्टर डेथ। तो अगर इंजरी, अगर बर्न बिफोर डेथ है और बाद में जलने की वजह से वो मरा है, तो आपको मालूम है जब बॉडी जलेगी ना तो सूट पार्टिकल्स हवा में उड़ेंगे, राख जो है हवा में उड़ेगी, और उसकी सांस चलेगी तो उसकी नाक से और हवा से और मुंह से जो है सूट पार्टिकल्स घुसेंगे अंदर, और लंग्स जब वो मर जाएगा तो जब उसका पोस्टमार्टम करेंगे, जब उसका लंग्स काटा जाएगा तो उसके सूट पार्टिकल्स पाए जाएंगे। तो उस सूट पार्टिकल्स के पाए जाने से ये पता चलता कि वो मरने से पहले जलाया गया और जलने की वजह से उसकी मौत हुई। और अगर किसी और वजह से मार दिया तो उसका सांस चलेगा नहीं, सूट पार्टिकल्स को जलाने की वजह से उड़ेंगे, लेकिन वो सूट जब उसके सांस नहीं चल रहा तो वो सूट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाएंगे। जब अंदर नहीं जाएंगे तो पोस्टमार्टम में जो है लंग्स के अंदर उसके सूट पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। तो इससे पता चलता है कि उसको पहले मारा गया है और बाद में इसको जला दिया गया है। और जैसे कि आपको बताता हूँ, स्वेलिंग नहीं होगी, अगर मारने के बाद उसको जलाया तो स्वेलिंग नहीं होगी, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और हीलिंग नहीं होगा वगैरह। वो आप बुक में अच्छी तरीके से दिखा देख लीजिए। अभी टाइप्स ऑफ बर्न बताता हूँ। टाइप्स ऑफ बर्न में कुछ ज़्यादा इतनी ज़्यादा इतना हार्ड नहीं। उसको स्काल्ड बर्न कहते हैं, केमिकल बर्न कहते हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न कहते हैं और लाइटनिंग बर्न कहते हैं। अभी स्काल्ड बर्न क्या है? स्काल्ड बर्न में एक्चुअली आँख से जो है वो हिस्सा नहीं चलता है, बल्कि उसकी फ्यूम से, जैसे कि प्रेशर कुकर खोला और हाथ प्रेशर कुकर नज़दीक डाल दिया, प्रेशर कुकर अंदर नहीं नज़दीक डाल दिया, तो उसकी जो भाप से जो आँख जलता है उसको स्काल्ड बर्न कहते हैं, भाप से, मॉइस्ट हीट। ठीक है। अभी केमिकल इंजरी, किसी को तेजाब मार दिया, किसी के मुंह पे पैर पे तेजाब मार दिया या केमिकल मार दिया तो उसको केमिकल इंजरी कहते हैं। इलेक्ट्रिक बर्न आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर कोई बर्न हो जाए तो उसको इलेक्ट्रिक बर्न कहते हैं। और अगर किसी को बिजली की जाए तो उसको लाइटनिंग ऑफ बर्न कहते हैं। अभी सब जनरल के अंदर सारे इंजरी मैंने आपको बता दी। अब इंजरी जो है वो कुछ इंजरी पोस्टमार्टम इंजरी भी होती, जैसे कि किसी आदमी को फांसी पे लटका के उन लोगों ने मार दिया, बाद में उसको यहाँ काट दे दिया, वहाँ काट दे दिया, गुस्से में आके उसको खूब चाकू भोंके वगैरह। तो अभी तो वो फांसी रख के मर चुका है। अब जब फांसी रख के मर चुका है तो हम लोग उसको जब चूल्हा भोंकेंगे तो उसमें तो खून तो बहेगा नहीं, क्योंकि वो मर चुका है, और इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग वेलिंग भी नहीं होगी। तो उसके जो मार्जिन होंगे वो एकदम नॉर्मल होंगे। उसका जो घाव का जो मुंह होता है वो नॉर्मल होगा, उसमें कोई स्वेलिंग नहीं होगी, वो लाल कलर का नहीं होगा। इसको मैंने अच्छी तरीके से बुक नंबर पेज नंबर 60 में दिया, वो आप जरा अच्छी तरीके से देख लीजिए। और अगर उसको मरने से पहले अगर उसको घाव दिया गया तो उसमें स्वेलिंग होगी, वो लाल रेडिश होगा, और उसका मार्जिन जो है स्वेलिंग मार्जिन रहेंगे, बाहर की तरफ उसका मुंह ऐसा खुला रहेगा, या अंदर की तरफ अगर चूल्हा भोंका तो अंदर की तरफ रहेगा वगैरह वगैरह दिया हुआ है। आप देखिए उसको। अभी आपको मैं बताया था सुसाइडल इंजरी की कुछ पॉइंट्स आपको बताना, आप लोगों को पता थी फिर भी, लेकिन एक बात निकली है तो बताना ज़रूरी कि सुसाइड जो किया जाता है वो सबसे पहले काम, क्वाइट और एकदम शांत जगह में किया जाता है। अंदर से रूम बंद होता है, सराउंडिंग जो है वो कुछ खराब, कुछ गिरा पड़ा नहीं, फर्नीचर कुछ गिरा पड़ा या कुछ डिस्टर्ब नहीं होता, ऐसे कैसे रहता है। बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रगल मार्क, यहाँ पर चोट वहाँ पर चोट, कुछ स्ट्रगल मार्क नहीं रहते। डिफेंस वूंड नहीं रहता है, अपने आप को जो डिफेंस वूंड में बचा था वो नहीं रहता है। और वेपन जो है वो बॉडी के पास पड़ा था, उसने अपने आप को गोली मारी या ब्लेड से अपने गर्दन को काटा या उसको काटा तो वो वहीं कोई पाया जाता है। हेजिटेशन वूंड, जैसे मैंने कहा था सुसाइडल के नाम से हेजिटेशन वूंड होता है, तो सबसे पहले वो अपनी गर्दन को धीरे से थोड़ा काटता है, फिर थोड़ा फिर एकदम से बड़ा काट देता है। अपनी नस को काटता है तो पहले धीरे धीरे पहले हिम्मत जुटाता है, थोड़ा काट के देखता है, फिर एकदम से काटूँ नहीं काटूँ पसंद रहता है और फिर काट देता है। और होमिसाइडल केस तो आपको पता है, कहीं भी आदमी जब किसी को मारना चाहता है तो कहीं भी कुछ जगह होगा कुछ नहीं होता बल्कि मार देता है। तो जब होमिसाइडल होता है तो उसमें कुछ स्ट्रगल होता है, मरने वाला अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो स्ट्रगल में आसपास की जो फर्नीचर है वो गिरे पड़े होते हैं, और साइंस ऑफ स्ट्रगल भी रहता है, उसको स्ट्रगल मार्क्स रहते हैं, उसको घाव की इंजरी भी रहेगी यहाँ पर खास करके स्ट्रगल मार्क और डिफेंस वूंड जो वो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होता है, और बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है। और वेपन जो मिस होता है, वो आरोपी जिस हथियार से मारता है वो हथियार लेके भाग जाता है। और एक्सीडेंट में आपको मैंने बताया प्राइमरी इम्पैक्ट, सेकेंडरी इम्पैक्ट और सेकेंडरी। मैं आपको फिर बताता हूँ प्राइमरी इम्पैक्ट क्या है। गाड़ी आ रही है, उसने इसको ठोक दिया, तो यहाँ पर जो इंजरी आएगी वो प्राइमरी रहेगी। फिर अब वो हवा में उड़ के वापस उसी गाड़ी पे गिरता है, और जो उस गाड़ी के गिरने की वजह से उसको चोट लगती है, दैट इज सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरी। या तो फिर वो गाड़ी जब उसको ठोकर मारती है वो उड़ता है, और उड़ने के बाद वो ज़मीन पे जाके गिरता है, और ज़मीन के गिरने की वजह से, बैंक की वजह से
ज़मीन पे गिर के जो उसको फटका लगता है, उस फटके की वजह से जो चोट आती है दैट इज सेकेंडरी इंजरी। अब डिफेंस वुंड मैंने जैसे आपको पता डिफेंस वुंड ज़्यादातर डॉर्सम ऑफ हैंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और फैब्रिकेटेड वुंड, अभी फैब्रिकेटेड वुंड आदमी क्या करता है कि कभी कभी जानबूझ के छोटा कटा होता है उसको ज़्यादा काट देता है, काम पे नहीं जाना है, कुछ बहाना करना है, या छोटी सी घाव को बड़ा घाव बता के किसी के ऊपर केस बनाना चाहता है वगैरह। तो अभी आपको मैं हेजिटेशन वुंड के बारे में बताना चाहता हूँ, फैब्रिकेटेड वुंड के बारे में बताना चाहता हूँ। फैब्रिकेटेड वुंड क्या होता है, जैसे कि उसको छोटी मोटी कोई घाव लग गई, जो छोटी मोटी किसी ने उसको इंजरी दे दी, उस इंजरी को वो बड़ा चढ़ाकर बताना चाहता है, उसके बाद एक बड़ा केस बनाना चाहता है, सिंपल इंजरी को ग्रेवियस इंजरी बताना चाहता है। और कुछ फैब्रिकेट करता है अपने वुंड को और बढ़ाता है, वो ढोंग करता है और जानबूझकर उसमें कुछ करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कोई आरोपी जो है एक का खून कर देता है, खून करने के बाद कुछ और सारे उसको इंजरी देता है, छुरी से यहाँ काटता है, यहाँ काटता है, यहाँ काटता है, ताकि पुलिस को ये पता ना चले कि भाई इसको किस तरीके से मारा गया है, सुसाइडल है, होमिसाइडल है। लेकिन इतनी सारे फैब्रिकेशन उसको कर देने, फैब्रिकेशन यानी मरने के बाद या तो फिर आदमी खुद भी जिंदा में उसको करता है ताकि वो सिंपल इंजरी को ग्रेवियस इंजरी बड़ा इंजरी बना के किसी पर केस डाल दे या काम पे नहीं जाना है वगैरह वगैरह। अभी मैं अपना थर्ड चैप्टर शुरू करता हूँ। दिस इज violent asphyxial death. Violent asphyxial death, definition, that due to the failure of function of lung is called asphyxia. ठीक है, मैं एक बार स्टेट पढ़ता हूँ। That due to failure of function of lungs is called asphyxia. In India, due to violent asphyxia are most common, which are classified as follows. इंडिया के अंदर ये बहुत कॉमन है। In India, death due to violent asphyxia are most common, which are classified as follows: hanging, strangulation, suffocation and drowning. ये violent asphyxial death जो है वो 4 किस्म की होती है, तो hanging, strangulation, suffocation and drowning। अभी सबसे पहले हम लोग hanging देखेंगे। तो definition आपको hanging का बताता हूँ। It is defined as a mode of violent asphyxial death in which entry of air to the lungs is prevented by constriction of neck because of suspension of the body by a ligature tied around the neck so that the body's own weight acts as the constricting force। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी समझो किसी को रस्सी बांध के गले में रस्सी बांध के गले में उसको लटका दी, या रस्सी लटकाई और रस्सी में उसकी मुंडी फंसा के उसको गले में। तो हैंगिंग इज डिफाइंड एज हैंगिंग, बॉडी जो है हवा में लटक रही है, और सस्पेंशन यानी बॉडी हवा में लटक रही है और एक गले में, उसके गले में आसपास में रस्सी बांधी गई है और उसकी बॉडी का खुद का वेट ही जो है अपने गले को दबाता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ रस्सी बांधी ऐसे करके, मेरा बॉडी का वेट जो है वो खुद गले को दबाता है और इसमें बॉडी ओन वेट इज द फोर्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ हैंगिंग देखते हैं हम लोग। अभी हैंगिंग की कुछ टाइप्स होती है, अभी कंप्लीट हैंगिंग और पार्शियल हैंगिंग। अभी कंप्लीट हैंगिंग बहुत ईजी। कंप्लीट हैंगिंग का मतलब कि बॉडी पूरी तरह कंप्लीटली हवा में लटक रही है। ठीक है, हाँ, बॉडी जो है हवा में लटक रही है, दैट इज व्हाट कंप्लीट हैंगिंग। और पार्शियल हैंगिंग में बॉडी हवा में लटक रही है लेकिन बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो ग्राउंड को टच है, समझो पैर ग्राउंड को टच है या घुटने ग्राउंड को टच है। आप अगर फोटो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, पेज नंबर 67 पे। अभी दूसरा एक है टिपिकल हैंगिंग और अटिपिकल हैंगिंग। अभी आपको मैं बताता हूँ। अभी टिपिकल हैंगिंग क्या है? टिपिकल हैंगिंग देखिए, क्लासिफिकेशन उसका ऐसा किया है कि अगर समझो नॉट जो गांठ रहती है, अभी रस्सी हम लोग बांधते हैं, फंदा बनाते हैं फांसी का, ठीक है, ऐसा फंदा बनाते हैं, तो जो फंदे की जो गांठ रहती है वो अगर गांठ यहाँ पर बिल्कुल गर्दन के पीछे यहाँ गांठ यहाँ पर होती है तो उसको टिपिकल हैंगिंग कहते हैं। और गांठ यहाँ के अलावा यहाँ पर कहीं और होती है तो उसको अटिपिकल हैंगिंग कहते हैं। इसका भी मैंने फोटोग्राफ अच्छे से दिया है। टिपिकल हैंगिंग इज द नॉट विच इज प्रेजेंट एट द नेप ऑफ द नेक, इसको नेप ऑफ द नेक कहते हैं पीछे, और उसके अलावा कहीं और है तो उसको अटिपिकल हैंगिंग कहते हैं। अभी नॉट, टाइप ऑफ नॉट्स, तो नॉट्स दो किस्म की होती है, एक तो रनिंग नॉट होती है और एक फिक्स नॉट होती है। तो आपने देखा होगा एक जैसे फंदा बनाया जाता है,
अभी जैसे ये मैंने फांसी का फंदा बनाया समझो रस्सी से, ये फंदा हो गया, यहाँ पर जो नॉट है ये फिक्स रहती है। जब इसको मेरे गले में से पिनाया जाएगा मुझे, तो इस तरीके से पिनाया जाएगा, तो ये नॉट जो है, ये नॉट, ये समझ लीजिए नॉट है, ये नॉट ऊपर की तरफ लटक जाएगी, ऊपर की तरफ खींच जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड फिक्स नॉट। ये फिक्स है, ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं, और मेरी बॉडी जो है अभी देखिए ऐसा वी शेप, ऐसा वी शेप निशान रहेगा, और पीछे की तरफ निशान, ये नॉट है, पीछे की तरफ निशान नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा वी शेप निशान आएगा किसमें, फिक्स नॉट में। और रनिंग नॉट कैसी होती है, यहाँ पर एक ऐसा रस्सी का एक लूप बांध देते हैं, यहाँ पे एक लूप बना देते हैं, रस्सी का दूसरा छिड़ा उस लूप में से निकाल देते हैं, और ऐसा बॉडी फंसा के इसमें से निकाल देते हैं, और फिर फंदा बना के गर्दन को ऐसे अंदर डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब बॉडी लटकती है तो ये जो गार्ड है, ये जो गार्ड है ये ऐसे आ जाती है, और इस तरीके से टाइट कर देती है, गार्ड ऐसे यहाँ से ऐसे भागती है, पीछे की तरफ आगे पकड़ लेती है। तो अब देखिए ये कुत्ते की बेल्ट की तरह जो है ये लाइगेशन ने पकड़ लिया। अब यहाँ पर जो निशान होगा ये पूरी गर्दन निशान होगा। फिक्स नॉट में क्या होता है, यहाँ पर निशान काट जाता है, और रनिंग नॉट में क्या होगा, गर्दन को पूरा फंदा बना के वो ऐसा दबा देंगे। तो ये लाइव ऑफ ये आपको टाइप्स ऑफ लाइगेचर भी बता दिया, रोप्स नॉट्स भी बता दिया मैंने। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हैंगिंग के अंदर सबसे पहले कंप्लीट हैंगिंग के अंदर बॉडी कंप्लीटली हवा में लटक रही है। पार्शियल हैंगिंग बॉडी के कुछ पार्ट जो है, बॉडी के कुछ पार्ट जो है ग्राउंड पर टच करे। टिपिकल हैंगिंग के अंदर नॉट जो है वो गर्दन के पीछे नेप के ऊपर है, और टिपिकल गर्दन के नेप के अलावा यहाँ कहीं और है। अभी रनिंग नॉट जो भागती है और गले को पूरा चिपक के सब कुत्ते के बेल्ट की तरह पकड़ लेती है, इसको रनिंग नॉट। और फिक्स नॉट क्या होता है कि वो नॉट फिक्स होती है, अपनी जगह नहीं हिलती नहीं, और ऐसा पी शेप निशान होता है, नॉट ऊपर की तरफ आ जाएगा, पीछे जो है लाइगेचर मार्ग रस्सी का जो भाग नहीं मिलेगा। अभी लाइगेचर क्या है, लाइगेचर के अंदर देखिए वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, रोप है, साइकिल चेन है, साड़ी है, दुपट्टा, बेल्ट, कुछ भी आदमी यूज कर लेता है। अभी टिपिकल मार्क आपने देखा है, अभी टिपिकल लाइगेचर मार्क की बात कर रहा हूँ। इट इज द मार्क प्रेजेंट अबाउट द थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है इसके ऊपर। बीइंग बायलैटरल सिमेट्रिकल, दोनों तरफ सेम होता है, ठीक है। एक्सटेंडेड टू द एंगल ऑफ मैंडिबल, यहाँ से जाता है, और यहाँ पर भी मौजूद रहता है, यहाँ पर। एंड फाइनली ऑसिपिटल, यहाँ पर भी रहता है। यानी टिपिकल लाइगेचर मार्क क्या है, ऐसे रहेगा, और यहाँ पर भी मौजूद रहेगा। और टिपिकल क्या है, एनी वेरिएशन, इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो अटिपिकल होता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में कैसा होता है, अगर किसी को फांसी में लटका दिया और उसकी मौत जो है फांसी में लटकने की वजह से हुई है, तो यहाँ पर जो है एक लेसरेशन, यहाँ पर जो है लेसरेशन आ जाएगा, या कंट्यूजन आ जाएगा, या कम से कम एब्रेशन पड़ेगा। रस्सी का जो मार्क आ जाता है, आप फोटोग्राफ में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ज़्यादा करके कंट्यूजन आता है। कंट्यूजन यानी आपको बताएगा फर्स्ट लेयर जो स्किन का है वो इंजर्ड नहीं होता, उसके नीचे का जो सेकंड लेयर और थर्ड लेयर है वो इंजर्ड हो जाता है, और वहाँ पर एक खून जमा हो जाता है। अब ये खून जो जमा होगा ये रस्सी के शेप में होगा, उससे पता चल जाता है कि रस्सी इस्तेमाल की गई, वायर इस्तेमाल किया गया, साड़ी इस्तेमाल की गई। अगर जैसे रस्सी के ऊपर कुछ धार है तो थोड़ा कट भी जाएगा, तो उसको हल्का सा लेसरेशन भी आ सकता है। अभी पीएमडीडी आपको याद है, स्ट्रेनिंग ऑफ ब्लड इन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था। अब वो क्या होगा, फेस के ऊपर रहेगा और लाइगेचर मार्क के नीचे लोअर लिम्स पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक फैट का पैड आ जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर लाइगेचर रहेगा, ठीक है। पीला पीला दिखेगा और ब्लूइश भी दिखेगा। अच्छा, एक चीज़ और, हैंगिंग के अंदर सबसे पहले देखिए ये जो है, ये समझो हैंगिंग हो रहा है, तो ये जो लाइगेचर है, ये जो वायर है, ये मेरे यहाँ पर कंप्रेस कर रहा है, यहाँ पर यहाँ पर कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे सलाइवा ग्लैंड कंप्रेस हो रहे, जिसकी वजह से सलाइवा का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, और मुंह से एंगल यहाँ से जो है थूक, जिसको सलाइवा कहते हैं, वो निकलेगा, और निकलने के बाद ऐसा यहाँ से निकलने के बाद ऐसा शर्ट पे और कपड़े पे गिरेगा, उसका स्ट्रेन पाया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, इसको कहते हैं ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ, ठीक है। और जब हवा में बॉडी लटकती है तो यूरिनरी ब्लैडर के जो स्पिंडल वगैरह करते हैं, उसकी वजह से पेशाब निकल जाता है, कभी कभी संडास में निकल जाता है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं कि अभी जहाँ पर नॉट होगी, समझो अभी ये मेरे को फांसी लगा दी गई, ठीक, ये नॉट होगी,
तो नॉट के ऑपोजिट साइड में गर्दन ऐसे टिल्ट हो जाएगी। अगर नॉट यहाँ होगी तो ये गर्दन ऐसे झुकी रहेगी क्योंकि ये ऐसा खींचेगा, आपको समझ में, ये नॉट है, ऐसा खींचेगा। और यहाँ पर जो है ऐसा खींचेगा तो मेरी गर्दन ऐसे खींचेगी, यानी गर्दन कैसी रहेगी, ऐसे ऐसे या ऐसे रहेगी, और नॉट यहाँ रहेगी तो ये ऐसे, और नॉट अगर आगे रहेगी तो गर्दन, यानी नॉट के ऑपोजिट साइड में जो है गर्दन टिल्ट हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड टिल्टिंग ऑफ नेक एट द ऑपोजिट साइड ऑफ नॉट। और पेटिजल हीमोरेजिस, सफेद लाल लाल चिपके चिपके मुंह पे पड़ जाएंगे, वो सब तो आप बुक में देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आपको मैं स्ट्रैंगुलेशन के बारे में कुछ बताता हूँ। तो डेफिनेशन स्ट्रैंगुलेशन का क्या है? स्ट्रैंगुलेशन का डेफिनेशन, इट इज अ मोड ऑफ वायलेंट एक्सफिक्सियल दैट इन विच एंट्री ऑफ एयर टू द लंग्स इज प्रिवेंटेड बाय कंप्रेसिंग ऑफ नेक by ligature or by some other method but without suspension of the body so that the force of constriction is external। अभी इसमें क्या होता है लाइगेचर मार्क में, देखो आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। लाइगेचर मार्क में क्या है कि लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में क्या है, बॉडी हवा में लटकती नहीं है, हालांकि गला दबाने से यही मरता है वो, किसी रस्सी या किसी चीज़ की वजह से उसको गला दबा देते हैं और गला दबाने की वजह से मरता है, लेकिन उसमें से बॉडी का सस्पेंशन नहीं रहता, यानी बॉडी हवा में नहीं लटकती। और फांसी में हमने देखा था बॉडी खुद का वजन जो बॉडी के खुद के वजन की वजह से गला दबता है, लेकिन यहाँ पर खुद की वजह से यहाँ पे कोई दूसरा दबाता है, उसको सामने वाला आदमी हमेशा उसको दबा देता है, कर देता है। अब इसके जो है कुछ टाइप्स है, स्ट्रैंगुलेशन कुछ टाइप है, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा हार्ड जरूर है लेकिन इजी। इसमें सबसे पहले है थ्रॉटलिंग। तो थ्रॉटलिंग जैसे किसी को ऐसा गला दबा के मार देते हैं तो थ्रॉटलिंग होता है। आप देखेंगे गला दबा के मारेंगे तो यहाँ पर अंगूठे के नाखून के निशान रहते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये उसको जो है गला दबा के मारा गया है, और उंगलियों के भी निशान पाए जाते हैं। गैरोटिंग, अभी गैरोटिंग ऐसा है कि गैरोटिंग ऐसा है कि कोई आदमी आगे जा रहा है, ऐसा ऐसा घुमा के उसके गले में डाल के उसको ऐसा खींच के ऊपर लटका दिया, या उसको ऐसा गैरोटिंग करके उसकी गला दबा दिया, और लटकाते नहीं है उसको घींच के गला दबा देते हैं, ऐसे घुमा के उसको गैरोटिंग कहते हैं। बैंडजुला किसको कहते हैं? एक थर्ड टाइप उसका बैंडजुला, यानी डंडा रख के, एक डंडा यहाँ एक डंडा यहाँ रखा बाम्बू और दोनों को दबा दिया, या एक बाम्बू से सामने रखे गर्दन को दबा दिया, उसको बैंडजुला कहते हैं। अभी मगिंग कैसे कहते हैं? कि ऐसे गर्दन को पकड़ लेना, इस तरीके से गर्दन को ऐसा ऐसा किसी गर्दन को पकड़ के लोग दबाते हैं ना, ऐसे किसी गर्दन को हाथ में इसमें आर्म्स में पकड़ के दबा देना, उसको मगिंग कहते हैं। और अगर उसका थर्ड टाइप है गर्दन अपने नी से या पैर से उसकी गर्दन में खड़े हो जाना, या घुटने से उसको दबा देना, बोलते हैं विथ नी और विथ फुट। तो मैं आपको फिर से टाइप्स बताता हूँ स्ट्रैंगुलेशन के टाइप्स बताता हूँ। लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, जो किसी वायर या रस्सी की तरफ से सब मान के और आदमी दबा देता और आदमी मर जाता है, उसको लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन के अंदर किसी लाइगेचर का इस्तेमाल किया। और लाइगेचर, व्हाट इज लाइगेचर? लाइगेचर कैन बी रोप, वायर, साड़ी, साइकिल चेन, पट्टा, बेल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और गैरोटिंग गर्दन दबा के मारना है, थर्ड टाइप उसके सॉरी थ्रॉटलिंग जो है वो गर्दन दबा के मारना है, और गैरोटिंग जो है ऐसा कोई पीछे से रस्सी से डाल के उसको फांस के मार देना है। और बैंडजुला जो है डंडे से गले को दबा देना है, एक डंडा यहाँ पर एक डंडा यहाँ पर, आगे पीछे डंडा ऐसा रख के या एक डंडा आगे रख के मार देना है। और मगिंग जो है ऐसा हाथ के अंदर ये यहाँ पर गर्दन को पकड़ के दबा देना है, यहाँ पर ऐसा गर्दन को पकड़ के दबा देना है। और बाद में थर्ड उसकी फिर सिक्स टाइप है कि फुट से गर्दन को दबा देना, या नी से घुटने से गर्दन को दबा देना। अब देखिए इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है फांसी के अंदर मैंने बताया था आपको डिबलिंग ऑफ यूरिन, डिबलिंग ऑफ सलाइवा रहेगा, एंक्रोमेंगल अमाउंट इसमें नहीं रहेगा। और इसमें जो है बहुत वायलेंट एक्सपेक्टेड डेथ होगी, उसकी वजह से उसके चेहरे पे हॉरर रहेगा और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता होगा, तो उसमें जो है डिफेंस वोन पाया जाएगा और बहुत हॉरर तरीके से उसको मारा जाएगा, और पूरा बेल टाइप ऐसा निशान देगा। आप देखेंगे मैंने पेज नंबर 76 के ऊपर लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन दिया, उसको अच्छे से दिए हैं, आप देखिए मेडिकल लीगल एस्पेक्ट भी दी है मैंने उसके अंदर। फिर मैंने डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन मैंने दिया है। हैंगिंग के अंदर जो है बॉडी हवा में लटकती है, नेक का कंप्रेशन विद लाइगेचर होता है और बॉडी का खुद का फोर्स होता है, और नॉट उसमें पाई जाती है। लाइगेचर मार्क जो है ऐसे ऐसा होता है,
वगैरह वगैरह। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ हैंगिंग में रहता है, और स्ट्रेंगुलेशन में बॉडी हवा में लटकती नहीं है बल्कि उसको ज़मीन पे लेटा के गला दबा दिया जाता है। और फोर्स जो गर्दन दबाने का जो वजह है वो कोई और होता है, यानी कुछ शख्स होता है या कोई और मशीन से या कहीं से उसको बाम्बू गिरा के या कुछ, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऊपर से गिर गई उसकी वजह से गर्दन दब गई, उसको भी स्ट्रेंगुलेशन की में ले सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अभी सफोकेशन का आपको मैं डेफिनेशन सुनाता हूँ। इट इज डिफाइंड एज अ मोड ऑफ violent asphyxial death in which entry of air in the lungs is prevented by means other than compression of neck or drowning। अभी सफोकेशन में ऐसा है कि एंट्री ऑफ एयर जो है वो मुंह से और हवा का मुंह से या नाक से जो जाती है उसको रोक देते हैं, और हवा जो लंग्स में नहीं पहुंच पाती उसकी वजह से मौत हो जाती है, और इसको सफोकेशन कहते हैं। अब सफोकेशन की टाइप जो है वो स्मोल्डरिंग है, गैगिंग है, चोकिंग है, क्रश एस्फिक्सिया है, बेंजोला है, बर्किंग है, इरेस्पिरेशन ऑफ गैसेस है, और बर्निंग अलाइव है। अभी स्मोल्डरिंग ज़रा देखेंगे हम लोग। स्मोल्डरिंग में आपने देखा होगा कि कोई कभी कभी ऐसा होता है कोई तकिया लेके किसी के मुंह पे बंद कर देता है, या प्लास्टिक की थैली ऊपर से बिना कांच के पिक्चर में बताता है उसको बंद कर देते हैं, तो उसका जो उसको वो सांस ले नहीं पाता, उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, उसको जो है स्मोल्डरिंग कहते हैं। और गैगिंग जो है मुंह के अंदर अगर कोई कपड़ा या दूचा घुसा दिया, वो जाके एयर पैसेज में जाके ब्लॉक हो गया और उसने एयर को ब्लॉक कर दिया, तो वो जो है गैगिंग कहते हैं। और चोकिंग जो है कभी कभी खाना खाते वक्त फूड पाइप के अंदर खाना चला जाता है और उसकी वजह से सांस रुक जाती है, उसको चोकिंग कहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि सेक्सुअल के अंदर आदमी बकल को टेस्ट करता है और आदमी का स्पर्म जो मुंह के अंदर चला जाता है, और जो उसको स्वॉलो कर लेती है, तो कभी वो स्वॉलो जो करती है वो विंड पाइप पर चला जाता है, उसकी वजह से भी उसकी मौत होती है। ऐसे केस पाए गए हैं। क्रश एस्फिक्सिया जो है, क्रश एस्फिक्सिया जो अगर समझो ट्रेन ने उसको उड़ा दिया और फिर छाती पे बहुत जोर से मार लगी है, उसकी छाती के रिब्स टूट गए, उसकी वजह से लंग डैमेज हो गए, और फिर उसकी वजह से उसको सांस लेना उसका बंद हो गया, या गाड़ी के नीचे आ गया वगैरह वगैरह, उसकी क्रश एस्फिक्सिया कहते हैं। ट्रोमा जो है चोट लग गई उसको। और बेंजुला ये है कि अगर समझो गर्दन पे या छाती पे कुछ बाम्बू वगैरह रख के उसको जोर से दबा दिया, जिसकी वजह से हवा का रुक जाना हो गया, हवा अंदर जा नहीं पाती, उसको बेंजुला कहते हैं। और बर्किंग क्या है, तो बर्किंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोल्डरिंग एंड क्रश एस्फिक्सिया। तो बर्किंग एक्चुअली क्या, बर्किंग और हेयर करके दो नाम के दो आदमी थे, और ये लोग जो है एडिनबर्ग की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी उसको बॉडी सप्लाई करते थे एनाटॉमी के अंदर। तो ये दोनों बदमाश क्या करते थे, बाद में पकड़े गए, और फिर अभी तो बहुत पहले की बात है, तो ये क्या करते थे, दोनों में से एक जो है एक आदमी की छाती पे बैठ जाता था, ठीक है, छाती पे बैठ जाता था और उसके मुंह से पकड़ लेता था, और दूसरा जो है उसका पैर पकड़ के उसको खींच के पूरे हॉल में ऐसे घुमाता था जब तक वो मर ना जाए। तो जो था इसमें दो दो किस्म की मौत होती थी। एक तो लोग उसको स्मोल्डरिंग भी करते थे, उसका मुंह बंद कर देते थे किसी चीज़ से, और जो मोटा सा था वो जाके उसकी छाती में बैठता था, जिसकी वजह से क्रश एस्फिक्सिया होता था। तो ये तो उसको एक लेबल दे दिया कि बर्किंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोल्डरिंग एंड क्रश एस्फिक्सिया। अभी इनहेलेशन ऑफ इरेस्पिरेटरी गैसेस, कभी कुछ गैसेस, कभी कहीं गैस फट जाती है, उस गैस को पॉइजनस गैस को सांस के द्वारा लेने से गले के अंदर स्पाजम आ जाता है और गला बंद हो जाता है, सांस की नली बंद हो जाती है, उसकी वजह से जो डेथ होती है वो उसको इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कहेंगे। और बर्निंग लाइफ, कभी किसी को जिंदा दफन कर दिया जाता है तो उसको बर्निंग लाइफ कहते हैं हम लोग। अभी ड्रोनिंग देखिए, ड्रोनिंग में क्या होता है कि किसी को पानी में फेंक दिया। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना था। ड्रोनिंग, the definition of drowning is defined as mode of violent asphyxial death in which entry of air in the lungs is prevented by the presence of water or other fluid in the lungs and respiratory passage. Water may entry through nose or mouth. ड्रोनिंग के अंदर मुंह से या नाक से पानी घुस गया अंदर, और उस पानी की वजह से जो है एयर की एंट्री रुक गई, उसको ड्रोनिंग कहते हैं, ठीक है। अभी टिपिकल ड्रोनिंग और टिपिकल, दो टाइप्स की ड्रोनिंग है, टिपिकल ड्रोनिंग और टिपिकल ड्रोनिंग। अब टिपिकल ड्रोनिंग में क्या है
टिपिकल ड्रोनिंग को वेट ड्रोनिंग भी कहते हैं, यानी किसी को मीठे पानी में या किसी को नमक के पानी में दरिया में डाल दिया और वो मर गया, उसकी वजह से उसके मुंह और नाक से पानी गया और लंग्स में पानी भर गया, उसकी वजह से उसका सांस रुक गया और वो मर जाता है, उसको टिपिकल ड्रोनिंग कहते हैं। और अटिपिकल ड्रोनिंग किसको कहते हैं? अटिपिकल ड्रोनिंग के अंदर जैसे कि अभी कभी ऐसा होता है कि अभी किसी को पानी में फेंक देते हैं हम लोग, या कोई भी आदमी किसी को पानी में फेंक देता है और उसके नाक से और मुंह से पानी नहीं जाता है, लेकिन होता है मालूम क्या कि सडनली जो पानी में इसको फेंक देता है उसका वेगल टोन हो जाता है, वेगल से एक नर्व का नाम है, वो टोन हो जाता है, उसकी वजह से उसका सांस रुक जाता है और सांस रुकने की वजह से वो मर जाता है। और जब वेगल टोन हो जाता है तो सांस ले नहीं पाता है, उसकी वजह से फौरन मर जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मसल्स के अंदर कुछ इंटरनल मसल वो स्पाज़म हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर पैसेज है वो रुक जाता है, बंद हो जाता है, जैसे चॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। और बंद होने की वजह से क्या होता है कि पानी भी उसमें नहीं घुस पाता है और हवा भी नहीं घुस पाती, उसकी वजह से मर जाता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे अटिपिकल ड्रोनिंग। अटिपिकल ड्रोनिंग के अंदर एक केस ये भी है कि सेकेंड इन्फेक्शन, जैसे भी कोई आदमी पानी में डूब गया, उसको हमने निकाल दिया, जिंदा है और उसका हम लोग इलाज कर रहे हो, इलाज करते वक्त वो मर गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी अगर कोई कहता है उसको अटिपिकल ड्रोनिंग कहते हैं। मैं फिर से कहता हूँ टिपिकल ड्रोनिंग जो दो किस्म की, टिपिकल ड्रोनिंग और टिपिकल ड्रोनिंग। टिपिकल ड्रोनिंग जो है उसमें एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम नोज और माउथ रहती है और लंग्स में पानी भर जाता है, और लंग्स में पानी भरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है क्योंकि सांस नहीं पाता है। और टिपिकल ड्रोनिंग में क्या होता है कि पानी मुंह से और नाक से नहीं जाता है, बल्कि उसके गले के अंदर स्पाज़म हो जाता है, तो स्पाज़म की वजह से ना ही पानी घुस पाता और ना ही हवा घुस पाता, उस वजह से उसकी मौत हो जाती है। या वेगल टोन होता है, कार्डियक हो जाता है और मर जाता है, उसका सांस रुक जाता है। या तो किसी को बेहोश की हालत में अगर अंदर फेंक देते हैं तो वो भी हो जाता है। इसका मैंने फोटोग्राफ पेज नंबर 90 और पेज नंबर 91 में दिया, उसको आप देखिए। अभी पीएमजेबिलिटी ऑफ ड्रोनिंग। पीएमजेबिलिटी ऑफ ड्रोनिंग में क्या होगा, बॉडी नाक के अंदर से फ्लोट निकलेगा, मुंह से फ्लोट निकलेगा, लंग्स के अंदर फ्लोट पाया जाएगा। अगर किसी को डूबने की वजह से मौत हुई है तो उसकी नाक से और मुंह से फ्लोट आएगा और लंग्स में फ्लोट पाया जाएगा। और किसी को पहले से मार के अगर पानी में फेंक दिया जाए तो उसके लंग्स के अंदर फ्रॉथ और नाक और मुंह से फ्रॉथ नहीं निकलेगा। अभी समझो अगर आप किसी बॉडी के पास जाते हो, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा खबर मिलती है कि भाई इधर किसी को पानी में फेंक दिया, पानी में बॉडी मिली। जब उस बॉडी को आप बाहर निकाला जाता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसकी नाक और मुंह से फ्रॉथ निकल रहा है कि नहीं। अगर नाक और मुंह से फ्रॉथ नहीं निकला तो आप ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि भाई इसको जो है पहले मारा गया, बाद में पानी सस्पेक्ट कर सकते हैं। पीएम रिपोर्ट के अंदर बाद में तो आप ऐसा पंचनामा रिपोर्ट में से लिख सकते हैं कि फ्रॉथ वॉज नॉट फाउंड फ्रॉम द माउथ और फ्रॉम द माउथ और नोज। या मराठी में लिख सकते हैं की नाकात आणि तोंडात काही फ्लोट मिळाला नाही, काही फ्लोट नव्हता। और लंग्स को अगर थोड़ा सा दबाया, लंग्स को थोड़ा दबाया हमने तो भी नाक से और से फ्लोट नहीं मिला, तो मतलब जो है ये क्वेश्चन मार्क आप डाल दीजिए, फिर पीएम रिपोर्ट से पता चले। और अगर उसकी नाक से और मुंह से फ्लोट निकल रहा है और चेस्ट को दबाने की वजह से फ्लोट और बढ़ रहा है तो समझो उसको फिर डूबने की वजह से उसकी मौत हुई। और जैसे काम वाली बाई के हाथ हो जाते हैं वैसे पानी में पड़े पड़े उसके हाथ ऐसे हो जाएंगे, बॉडी बहुत फूक जाएगी, जैसे मैंने कहा था एडिपोस फॉर्मेशन, बॉडी फूक के वैक्सी और बल्गी हो जाएगी, वैसा होता है। और इसमें जो है देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें ड्रोइंग के अंदर होता है कि बॉडी इंस्टेंटली राइगर मोटिस में चली जाती है। मैंने आपको बताया इसमें प्राइमरी रिलैक्सेशन नहीं, क्योंकि आदमी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है और इंस्टेंट राइगर में चले जाता है। और उसको इसमें एक कैडेवरिक स्पैज़म होता है। कैडेवरिक स्पैज़म में हाथ के अंदर जो पानी के अंदर जो समंदर के जो प्लांट्स होते हैं वो उसके हाथ में आ जाते हैं। तो पीएम लिविडिटी में कभी कभी जब बॉडी जब बाहर निकलते हैं तो उसके हाथ के अंदर कुछ पानी की चीज़, मच्छी या कोई भी प्लांट्स वगैरह मिलता है और वो हाथ में मुट्ठी में बराबर जब बिल्कुल बंद करके रखता है उसको, क्योंकि बॉडी जो है इंस्टेंट राइगर्स में चली जाती है, प्राइमरी रिलैक्सेशन नहीं होता है उसके अंदर। और हम लोग अगर उसका पीएम करेंगे तो हीमोरेजेस पाए जाएंगे, इन्फ्लेमेशन पाया जाएगा और पानी भी लंग्स में पाया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मच्छी उसके गोश्त को काट लेती है, बड़ी बड़ी मच्छी काट लेती है, उसको इंजरी भी पाई जाती है वगैरह वगैरह वगैरह। अभी इन्फेंटिसाइड का मैं आपको एक डेफिनेशन सुनाता हूँ। इन्फेंटिसाइड इज एन अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यूली बेबी चाइल्ड विच इज बिलो 1 year और द चाइल्ड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। तो इन्फेंटिसाइड क्या है, एक बच्चा पैदा होने के बाद
6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद या 6 महीने के बाद उसको मार दिया, जब तक वो सीधी अपनी कमर से सीधी तरीके से खड़ा नहीं हो सकता या 1 साल से नीचे है, अगर उसको माँ बाप ने या किसी और ने मार दिया तो वो इन्फेंटिसाइड केस गिना जाएगा, इट विल बी लेबल एज इन्फेंटिसाइड। और स्टिल बॉर्न में का डेफिनेशन ये है कि इन इट द फीटस यानी बेबी वॉज अलाइव इन हर मदर्स वूम just before the delivery, and when got delivered the baby did not show any sign of life. This newly baby is called stillborn. अभी एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले वो अपनी माँ के पेट में जिंदा था, लेकिन जब पैदा होने के बाद ही ऐसा मरा हुआ पैदा होता है और वो ना रोता है ना वो हिलता है और परमानेंटली बिल्कुल उसकी it doesn't show any sign of life और वो मरा हुआ होता है, तो उसको जो डेड बॉर्न लेबल नहीं करेंगे, उसको स्टिल बॉर्न लेबल करेंगे। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, इन इट द बेबी वॉज अलाइव इन हर मदर्स वूम, वो अपने माँ के पेट में जो है वो जिंदा था, जस्ट बिफोर द डिलीवरी से पहले वो अपनी माँ के पेट में जिंदा था। लेकिन डिलीवरी के वक्त जब डिलीवर हुआ तो उसने जिंदा होने के कोई भी साइंस नहीं बताया, यानी रोना, अंगड़ाई लेना वगैरह कुछ भी नहीं बताया, तो इसको है स्टिल बॉर्न कहते हैं। अभी डेड बॉर्न क्या होता है? डेड बॉर्न कोई भी स्टेज में यूट्रस के अंदर, माँ के वेट के अंदर वो बच्चा मर जाए बिफोर डिलीवरी इज कॉल्ड डेड बॉर्न। इसमें लॉ ऐसा भी कहता है कि माँ को जो है बराबर ध्यान रखना चाहिए और अपने जो उसके पेट में जो बच्चा है उसका बराबर ध्यान रखना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन आपको बताना चाहता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक है, लॉ कंसिडर्स एवरी चाइल्ड एज डेड बॉर्न इन मेडिकल लीगल केसेस, सो अ मेडिको हैज टू गिव स्ट्रॉन्ग प्रूफ एंड एविडेंस दैट द बेबी वॉज born alive and then killed। अभी कभी ऐसा होता है कि घर में डिलीवरी होती है, बच्चा जिंदा होता है और उसको लड़का चाहिए, लड़की होती है तो लोग उसको गला घोट के मार देते हैं कुछ आदमी। तो ये जो है इस मेडिको लीगल केस है, और हर मेडिको लीगल केस में लॉ जो है ये मानता है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, तो किसी जो पीएम करता है, जो मेडिकल ऑफिसर होता है, उसको ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि वो कैसे जिंदा था। अब उसके लिए हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट है, उसके लिए किडनी टेस्ट है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग टेस्ट है जो आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं आपको वर्जिनिटी या सेक्सुअल अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बताता हूँ। तो इम्पोर्टेंट उस आदमी को, उस औरत को कहते हैं जो सेक्सुअल एक्ट के अंदर पार्ट नहीं ले पाते, यानी सेक्सुअल एक्ट वो लोग नहीं कर पाते। इसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। और क्वेड, अभी क्वेड रिफर्स टू अ मेल हु इज इम्पोर्टेंट टू अ पर्टिकुलर फीमेल ओनली, नॉट विद अदर। क्वेड एक ऐसा इंसान होता है जो एक औरत के साथ ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता लेकिन दूसरी औरत तक वो सेक्स बराबर से कर पाता है। और स्टेरिलिटी उसको कहते हैं, ये स्टेरिलिटी आदमी या मर्द दोनों के अंदर होती है, उनको कहते हैं जो सेक्सुअल एक्ट को बराबर से कर पाते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं होते हैं। आदमी के स्पर्म काउंट या स्पर्म में एब्नॉर्मलिटी होती है और औरत के ओवम या उसमें कुछ होती है, दोनों में से किसी को भी हो सकती है। तो आपको मैं फिर से बताऊँ, स्टेरिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इम्पोटेंसी। इम्पोटेंट इज the person, the male or female who cannot take part in sex, वो सेक्स करना चाहता है लेकिन सेक्स कर ही नहीं पाता है। और स्टेरिलिटी में है तो सेक्स करता है अच्छे से, सब कुछ उसको सही से होता है लेकिन उसके बच्चे नहीं होते। और रेप आप लोगों सबको पता है, सेक्शन 375 आईपीसी और 376 जो है पनिशमेंट ऑफ रेप है। तो रेप का जो क्लासिफिकेशन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन सेक्सुअल इंटरकोर्स, रेप मीन्स slightest touch to the penis, slightest touch of penis to the vulva, or slightest penetration into the vulva of penis in with penile erection, without penile erection, with seminal ejaculation or not। अब इसमें क्या होता है कि वो जो पेनिस जो होता है वो औरत की जो वल्वास होते हैं उसको थोड़ा सा टच भी कर दिया, फिर इरेक्शन, विदाउट इरेक्शन, और अगर थोड़ा सा पेनिट्रेट भी हो गया, अंदर भी चला गया थोड़ा और पानी निकला या नहीं निकला, दिस इज कॉल्ड रेप। फिर से आपको कहता हूँ कि द स्लाइटेस्ट टच ऑफ पेनिस टू द वल्वा इज लेबल्ड एज रेप। वेदर देयर वाज पेनिट्रेशन था या नहीं था, या पानी निकला या नहीं निकला, उसका कोई सवाल नहीं रखा, जो टच भी कर दिया था, दैट इज रेप। एडल्टरी मीन्स सेक्स इंटरकोर्स विद अदर। अभी एक आदमी होता है और दूसरी की औरतों के साथ सेक्स करता है तो उसको एडल्टरी कहते हैं। जबकि वो अगर दूसरे की औरत शादीशुदा है और वो अपना चाहती भी है उसके साथ सेक्स करना, तो भी वो एडल्टरी रहेगा और उसका जो पहले जो औरत का शौहर है वो उसके बाद केस कर सकता है। अभी सोडोमी इट इज अननेचुरल सेक्सुअल दैट इन इट
अभी सेक्शन सोडोमी मतलब सेक्शन एक्ट बिटवीन अ पेनिस एंड एनस। अब पेनिस और एनस के बीच में जो सेक्स होता है, जैसे जैसे होमो के अंदर और एक आदमी और औरत सेक्स करते हैं पीछे से करते हैं, तो उसको सोडोमी कहते हैं। अब जो है रेप के अंदर आपको पता है, अगर किसी की भी 15 साल के नीचे है तो वो भी, अगर 15 साल के नीचे उसने से शादी कर ली, लेकिन अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो दैट इज नॉट रेप बाय रेप, क्योंकि वो सेक्स लाइफ वो जो कानून की नज़र में वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर अगर किसी औरत के साथ सेक्स करता है तो 16 साल से नीचे है तो दैट इज कॉल्ड रेप, चाहे वो लड़की ने उसको कॉन्सेंट दी या नहीं दी, अगेंस्ट हर विल और विथ हर विल भी किया है तो वो सेक्स है। और अगर समझो 16 ईयर्स के ऊपर की लड़की है तो वो किसी को इंटरकोर्स के लिए कॉन्सेंट दे सकती है, तो उसमें विथ हर विल और विदाउट हर विल का सवाल नहीं आता है, वो दे सकती है किसी को, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर एज रेप। लेकिन ऐसा बहुत कमी से होता है। और अभी आपको मैं वर्जिनिटी के बारे में कुछ बता, जो मैंने अपनी बुक में नहीं दिए, वर्जिनिटी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। वर्जिनिटी ऐसी है कि सबसे पहले वर्जिन किसको माने, जो लड़की जिसने कभी किसी के साथ सेक्स नहीं किया और उसका हेमेन बिल्कुल इंटैक्ट है, उसको वर्जिन कहते हैं, और उसको ट्रू वर्जिन कहते हैं उसका। और जो हेमेन जो है फर्स्ट इंटरकोर्स के अंदर वो फट जाता है, और वो फटता है 5 o'clock 7 o'clock 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock घड़ी जो होती है उसकी लेवल से फटता है वो। और हेमेन क्या है, हेमेन एक स्किन का फोल्ड है जो वजिना के मुंह पे रहता है, और फर्स्ट टाइम सेक्सुअली इंटरकोर्स करने की वजह से वो फट जाता है। और एक बच्चे की वजिना की ओपनिंग जो रहती है वो एक छोटी उंगली की मतलब छोटी उंगली बहुत मुश्किल से अंदर जाएगी, उतनी उसकी खड़ी ओपनिंग होती है। और एक बड़ी एडल्ट लड़की होती है उसकी ये वाली जो उंगली है बहुत मुश्किल से अंदर जाती है, और पेनिस अगर अंदर जाएगा तो वो हेमेन फट जाता है, और जो है वो फिर वो वर्जिन नहीं रहती। तो दिस इज वर्जिनिटी इंटैक्ट ऑफ हेमेन विदाउट इंटरकोर्स, दिस इज वर्जिन। एंड एक बार भी हेमेन फट गया और उसने इंटरकोर्स किया तो वो जो है वर्जिन नहीं रहती है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हेमेन जो है किसी ऊपर से कूदने की वजह से, कुछ एक्सीडेंट की वजह से भी फट जाता है, हैवी मेंस्ट्रुएशन की वजह से फट जाता है, और अगर फट गया लेकिन उसने इंटरकोर्स नहीं किया तो उसको भी हम लोग वर्जिन गिनेंगे। अभी एक होता है ट्रू वर्जिन, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी किसी लड़की ने किसी के साथ सेक्स नहीं किया, उसका हेमेन एकदम इंटैक्ट है, तो इसको ट्रू वर्जिन कहेंगे। अभी एक सूडो वर्जिन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की जो हेमेन रहती है बहुत स्ट्रांग रहती है, और एक बार इंटरकोर्स करने के बाद भी नहीं फटती है वो, तब पहली बार इंटरकोर्स के बाद नहीं पड़ती है तो उसको सूडो वर्जिन कहेंगे, यानी वर्जिन वो दिखती है लेकिन वर्जिन नहीं है। तो इससे आज मेरा ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है। आई एम वेरी मच थैंक यू, और आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला कि ही इज गिविंग मी द एबिलिटी टू मेक दिस वीडियो, एंड आई बिलीव एंड आई प्रे कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया। और प्लीज़ गिव मी फीडबैक ऑफ द वीडियो कि आपको मेरा बोलने का ढंग, मेरा बात करने का ढंग सही है या नहीं, हाउ कैन आई इम्प्रूव, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।